जय हिंद साथियों, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने परीक्षा के प्रिपरेशन में अच्छे से कर रहे होंगे। साथ ही कल किसी तकनीकी कारण की वजह से आपकी रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट जो मॉर्निंग में चलती है वो नहीं हो पाई थी। आज बच्चों आपका 6 तारीख है। आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम लोग बच्चों रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले बच्चों हम लोग ने 5 प्रैक्टिस सेट दैट मीन सॉरी बच्चों 7 प्रैक्टिस सेट कंप्लीटली डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने उन प्रैक्टिस सेटों को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर आप बच्चों देख सकते हो, क्योंकि आपके पास समय का अभाव है। बच्चों एग्जाम टाइम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है? आप कितनी देर में कितने क्वेश्चन सॉल्व करते हो, यही मैटर करता है। दैट मीन बच्चों कहने का अर्थ है कि आपके पास केवल 2 ही घंटे होते हैं जिनमें आपको 150 प्रश्न सॉल्व करने पड़ते हैं। इसीलिए बच्चों प्रैक्टिस सेट से आप टाइमर लगा के सेट करो कि आपके 150 प्रश्न ये कितनी देर में सॉल्व हो रहे हैं। अगर बच्चों आप करीब से करीब 2 घंटे में आप 140 तक भी पहुंच रहे हो तब भी कह सकते हो कि आपकी प्रिपरेशन जो है वो बेटर स्टेज पे है। आइए डायरेक्टली हम लोग बच्चों अपने प्रश्नों की चर्चा करते हैं। दैट मीन आज रीजनिंग का बच्चों कल नहीं हो पाया था, आज इसकी प्रैक्टिस सेट की चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न आपसे क्या पूछ रखा है बच्चों? अगर पहले पर प्रश्न की बात करें हम तो ये आपसे पूछ रखा है, इनमें बच्चों आपको अक्षर श्रृंखला, इनमें से बच्चों लुप्त अक्षर की पहचान करनी है। क्या कह रखा है कि निम्नलिखित अक्षर या फिर श्रृंखला में बच्चों आपको लुप्त अक्षर की पहचान करनी है। अब उस श्रृंखला को देखते हैं बच्चों। जो श्रृंखला आपके समक्ष दे रखी है आप देख सकते हो, ये के से ओ में जा रहा है। दैट मीन के से ओ में परिवर्तन हो रहा है और ओ से यस में हो रहा है। के से ओ में जाने के लिए क्या चेंज हो रहे हैं बच्चों? सबसे पहले ये देखोगे आप। फिर बच्चों ओ से यस में जाने के लिए क्या परिवर्तन हो रहा है उसके बाद आप देखोगे। फिर वही जो एज इट इज इनमें हो रहा होगा, दैट मीन चाहे वो प्लस करके इसके प्लेस वैल्यू में चेंजेस हो रहे होंगे या फिर कह सकते हो एक दूसरे के विपरीत होकर चेंज हो रहे होंगे। जो भी हो रहे होंगे बच्चों, वो आपका जो पहले दूसरे के बीच में जो डिफरेंसेस आ रहे होंगे वही आपको तीसरे के बीच अप्लाई करना होगा। एज इट इज बात करें पहले में, देखो आप के से ओ में बात बच्चों, तो आप सभी को पता होगा के से ओ में जाने के लिए कितने का गैप है बच्चों? आप सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि बच्चों अल्फाबेट आपकी जुबान पे होगा तभी आप इसका आंसर करेक्ट दे पाओगे। ए की जो प्लेस होती है और ओ की जो अल्फाबेट में प्लेस होती है, उन दोनों के बीच का डिफरेंसेस कितना है बच्चों? +4 का, क्योंकि प्लस आप के बाद +4 करोगे तो ओ आएगा। वैसे एज इट इज ओ से आप एस में जाओगे, क्या बच्चों? ओ से आप एफ में जाओगे, एस में जाओगे, तब भी आपको कितने का चेंज करना पड़ेगा? +4 का चेंज करना पड़ेगा। एज इट इज बच्चों एस के आप +4 करके एस के आगे वाली जो आपकी अल्फाबेट है उसको निकाल सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे आप काउंट कर लो, एस से +4। एस के बाद बच्चों क्या आता है? STUV, तो W आता है, 4 प्लस करने पे W आएगा। क्या W किसी ऑप्शन में दे रखा है? तो आप ध्यान से देखोगे तो आपको ऑप्शन नंबर डी में W देखने को मिलेगा बच्चों। कह सकते हो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो बच्चे अच्छी तरीके से रोज प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते होंगे बच्चों, इनको ये प्रश्न में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अगर आपको अल्फाबेट पता है तुरंत आप निकाल सकते हो कि कितने के चेंजेस है। अब देखो बच्चों अगला प्रश्न आपका इनमें से क्या दे रखा है? ये पूछ रखा है निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में आपको बच्चों क्या करना है? लुप्त संख्या की पहचान करनी है। आपके सामने एक संख्या श्रृंखला दे रखी है जिसमें बच्चों आपको लुप्त जो स्थान है, लुप्त संख्या है, दैट मीन क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा इसकी पहचान करनी है। सिंपल बच्चों, जो बच्चे समझदार होंगे वो तुरंत बता देंगे इसका आंसर 77 आने वाला है। आप कैसे आने वाला है आप उसको देख सकते हो बच्चों, कैसे आने वाला है 77 आपका। तो बच्चों 66 कैसे आएगा? दैट मीन यहाँ पे 77 कैसे आएगा? अगर आप भी मेरी तरह जल्दी करो, दैट मीन ये मैं कहने के लिए बच्चों ये किया कि डायरेक्टली बता दिया कि जो बच्चे समझदार होंगे उनका 77 देखने को मिल रखा होगा। लेकिन अगर आप इसमें ध्यान से देखोगे 11 से 21 में आने के लिए तो बच्चों आप सीधा समझ जाओगे कि 11 का मल्टीपल चल रहा है, 11 2 22 होता है। बट आप देखो 22 से 44 में गए हैं, क्योंकि बीच का एक नंबर गैप किए हैं, 36 मतलब 33 से आप कर दिए हैं, मतलब 11 का मल्टीपल 3 से नहीं किए हैं। आप देख सकते हो इसमें क्या किए हैं बच्चों? इंटू 2 का मल्टीपल किए हैं। एज इट इज आप 66 से अगली संख्या में आप क्या करोगे? 2 का मल्टीपल करोगे। आप जब बच्चों 2 का मल्टीपल 66 में करोगे तो आपका आंसर कितने वाला है? कितने आने वाला है? 66 में अगर 2 का मल्टीपल आप करते हो 2 से तो कितने आने वाले हैं बच्चों? अगर आप इसका मल्टीपल 2 से करोगे तो 6 2 12 होता है, लास्ट में 2 आ गया। कह सकते हो बच्चों आपका 2 दिए गए ऑप्शन में से किसी में नहीं है। तो इस तरीके से ये प्रश्न नहीं सॉल्व होने वाला है। आप क्या करेंगे बच्चों? आपने 2 तरीके से देख लिए कैसे नहीं सॉल्व हुआ। पहली बात 11 का मल्टीपल नहीं हो रहा है ना। उसके बाद बच्चों इसमें एडिटिंग जो मल्टीपल 2 2 का सब में करके देख लिए, ये भी नहीं सॉल्व हुआ है। अगर ये तो तरीका आपका दोनों गलत हो गया तो आप तीसरा क्या कर सकते हो बच्चों? 11 से 22 में लाइव क्लास है बच्चों, आप इसका कमेंट में उत्तर हमसे पहले देने की कोशिश जरूर करिएगा। 11 से 22 में हुआ है ना बच्चों, पहले 11 हुआ है, उसके बाद 22 हुआ है, उसके बाद क्या हुआ बच्चों? 44 हुआ है, उसके बाद क्या हुआ आपका 66 हुआ है। अब देखो
बच्चों क्या ये 11 का मल्टीपल है? दैट मीन कह सकते हैं 11 1 जा 11 होता है। फिर 11 का मल्टीपल आप 2 से करोगे तो कितना होता है? 22 होता है। फिर 11 का मल्टीपल 3 से क्यों नहीं हुआ? 3 से भी होना चाहिए था, लेकिन बच्चों देखो इसमें 3 से नहीं हुआ। उसके बाद अगला डिजिट हो गया 11 का मल्टीपल, सॉरी बच्चों, 11 का मल्टीपल 4 से कर दिए हैं। फिर 11 का मल्टीपल जो है बच्चों ये 6 से कर दिए हैं। देखो यहाँ तक तो आपका ठीक है, यहाँ तक कहने का अर्थ है बच्चों आपका ठीक है, लेकिन देखोगे आप कि 11 2 जा हो रहा है, फिर 4 जा हो रहा है, फिर 6 जा हो रहा है। तो बच्चों 6 के बाद अगला इवन नंबर कौन सा होगा? अगला इवन नंबर कौन सा होगा? कह सकते हो आप 6 के बाद अगला इवन नंबर कौन सा होगा? 8 होगा। तो 11 8 जा क्या 88 किसी ऑप्शन में दे रखा है? तो बिल्कुल बच्चों आप ध्यान से देखोगे तो आपका 88 आपका ऑप्शन नंबर बच्चों बी में देखने को मिल रखा है। किस में देखने को मिल रखा है? बी में देखने को मिल रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ बच्चों आपको पहले इस प्रश्न को देख के आसान लगा होगा। 11 का मल्टीपल डायरेक्टली हो रहा है सब में, लेकिन फिर उसमें पहले प्लेस के लिए ऑड हुआ है बच्चों, उसके बाद ऑड इसका मल्टीपल हुआ ही नहीं है। ठीक, आते हैं बच्चों अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रखा है? सॉरी बच्चों थोड़ा स्लाइड खुलने में समय लग रही है, आप थोड़ा वेट कर सकते हो इसके लिए। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है बच्चों कि निम्नलिखित संख्या या श्रृंखला में आपको लुप्त संख्या की पहचान करनी है। क्या करना है बच्चों? आपको एक संख्या श्रृंखला दे रखी है, इनमें भी बच्चों आपको लुप्त संख्या की पहचान करनी है। लुप्त संख्या क्या है? क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो आएगा वही बच्चों आपका लुप्त संख्या है। अब देखो आपके सामने ये जो संख्या श्रृंखला चल रही है, दैट मीन नंबर सीरीज बच्चों आप चल रही है, उसको आप ध्यान से देखोगे 13 के बाद 4 आ रहा है, मतलब पहले से दूसरे में जाने के लिए माइनस हो रहा है। पहले प्लेस के लिए दूसरे प्लेस के बीच में चेंजेस निगेटिव आ रहा है, जबकि दूसरे में देखोगे प्लस आ रहा है, फिर देखोगे निगेटिव, फिर प्लस आ रहा है, फिर निगेटिव। देखो बच्चों अगर निगेटिव प्लस आ रहा है तो जरूरी है कि चेंजेस उन दोनों में एक ही सामान्य हो, तभी आप निकाल सकते हो। जब ऐसा प्रश्न आपको दिखे, दैट मीन बच्चों एक डिजिट छोड़कर, एक ऑर्डर छोड़कर आपका जो है प्लेस वो निगेटिव पॉजिटिव हो रहा है, तो आप डायरेक्टली देख सकते हो पहले से तीसरे के बीच का रिलेशन निकाल लो। 13 से इसमें निकाल लो तो पॉजिटिव का ही हो रहा है, फिर 13 से निकाल लो, मतलब 26 से 52 में निकाल लो, इसमें भी पॉजिटिव हो रहा है, 52 से 104 में निकाल लो, कभी पॉजिटिव हो रहा है। एज इट इज बच्चों इसमें देख सकते हो आप क्या हो रखा है, इन दोनों में देखोगे तो इसमें दोनों में पॉजिटिव हो रखा है, अगली जो संख्या है वो निगेटिव है। तो देखो बच्चों आप क्या हुआ है, आप देखो 13 का मल्टीपल दे रखा है यहाँ मतलब 2 करके, 13 दूनी 26 होता है बच्चों। 2 का मल्टीपल दे रखा है ना, 13 का मल्टीपल 2 रखा है। फिर उसके बाद क्या किया है, 26 से 52 करने के लिए बच्चों आप कह सकते हो 26 से जो 52 हुआ है बच्चों उसका क्या कर रखा है। तो बच्चों आप देखो 26 से 52 करने के लिए मल्टीपल 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 2 दिन 4, मतलब इसका मल्टीपल 3 से कर रखा है। वैसे ही 13 का मल्टीपल क्या करो 104 आएगा बच्चों। अगर 13 के मल्टीपल हम लोग 4 से करेंगे तो 104 आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। कह सकते हो आप इस तरह बेसिस से प्रश्न नहीं सॉल्व हो रहा है ना। अब देखो अब इसमें बच्चों ध्यान से देखना, मुझे तो बच्चों पहले से पता था प्रश्न कैसे सॉल्व होगा, बशर्ते आपको सिखाने के लिए मैं इसको 2-3 बार गलत करने की कोशिश किया, ताकि बच्चों आप समझ जाओ कि जिस बेस पे आप देख रखे हो उसी बेस पे आंसर सॉल्व नहीं होने वाला है। अब देखो बच्चों क्या 13 में कुछ सिमिलरिटी ऐसी है कि 13 का एडिशन मतलब दोनों 2 डिजिट है, दोनों डिजिट का आप एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ करके 4 ला सकते हो। तो बच्चों अगर ध्यान से देखोगे 1 और 3 को प्लस करोगे तो आपका क्या वैल्यू आ जाएगा, 4 आ जाएगा। दैट मीन इन दोनों को प्लस करके आपका क्या आ रहा है, अगली डिजिट आ रही है। एज इट इज बच्चों अगर हम लोग 2 और 6 को प्लस करें क्या 8 आएगा? बिल्कुल कह सकते हो बच्चों 2 और 6 को ऐड करोगे तो आपका 8 आएगा। वैसे ही 5 और 2 को ऐड करोगे तो क्या 7 आएगा? बिल्कुल बच्चों 7 आएगा। ऐसे ही 104 को भी बच्चों क्या करें हम, मतलब 104 को भी ऐसे ऐड करेंगे दिए गए ऑप्शंस में से आ जाए। अगर 10 और 4 मतलब बच्चों आप कह सकते हो 10 और 4 को ऐड करें 14 होगा, तो 14 किसी ऑप्शन में दिया नहीं है, तो क्या बच्चों हम इनको अलग अलग करके ऐड कर सकते हैं। मतलब जो है डिजिट प्लेस है वो केवल एक ही होनी चाहिए, 1 + 0 + 4। इनको ऐड करोगे तो आपका बच्चों कितना आएगा, 5 आएगा। क्या 5 किसी ऑप्शन में दे रखा है? बिल्कुल आपका 5 ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं बच्चों आपको ये प्रश्न भी आसानी से समझ में आ जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रखा है, ये पूछ रखा है निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में आपको अगली संख्या की पहचान करना है। तो बच्चों बताओ इनमें जो श्रृंखला दे रखे हैं इनमें आपको अगली संख्या किस प्रकार संबंधित नजर आ रही है। दैट मीन क्वेश्चन मार्क के स्थान पर दिए गए ऑप्शन से क्या आएगा, 400 आएगा, 411 आएगा, 436 आएगा या फिर 441 आएगा। आप बच्चों कोशिश करना कि हमसे पहले सॉल्व करके वीडियो रोक के फिर उसका आंसर दे के फिर उसके बाद आप दोबारा इसको ज्वाइन करो। ठीक, अब देखो बच्चों 220 है, 220 का 284 है, 284 से 356 है। तो क्या किया करो बच्चों, पहले इन दोनों के बीच का गैप निकाल लिया करो। अगर किसी प्रकार की समानता नजर आ रही है, चाहे वो प्लस माइनस करने पे, दैट मीन प्लस माइनस करने की समानता आ रही होगी, या फिर कह सकते हो आप स्क्वायर का आ रही है, या फिर एन टर्म में माइनस प्लस करने से कुछ आ रही है,
तो इस प्रकार के रिलेशन को हम लोग बच्चों जनरली सॉल्व करते हैं। तो आप इनके गैप पे स्पेल मतलब जो गैप्स बन रहे हैं दोनों के बीच का अंतर निकाल लो। 220 है, उसके बाद बच्चों क्या दे रखा है, 284 दे रखा है, उसके बाद 356 दे रखा है। 220 से 284 के बीच का जो गैप है बच्चों वो किस प्रकार है, अगर निकालो आप 284 से 220 माइनस कर दो तो क्या आपके पास बच्चों 4 बचेगा लास्ट में, उसके बाद 8 में से 6 माइनस करोगे 6 बचेगा। दैट मीन बच्चों 12 में से आप 8 में से 2 माइनस करोगे 6 बचेगा, 64 बचेगा। क्या बच्चों 64 आपको कैसी भी संख्या नजर आ रही है, दैट मीन कंप्लीट किसी का स्क्वायर हो, या फिर आप कह सकते हो कि इस प्रकार का रिलेशन हो कुछ जो एन टर्म से संबंधित हो। क्या कह सकते हो बच्चों, जो 64 है ये 8 का कंप्लीट स्क्वायर है, मतलब 8 का स्क्वायर करोगे 64 आ जाएगा। ऐसे ही दूसरा गैप चेक करते हैं बच्चों, दूसरा का क्या है। दूसरा देखो 356 में से 284 आपको लाना है। अगर बच्चों आप 356 से 284 मतलब घटाओगे तो आपके पास कितना बचेगा, अगर घटा के देखो बच्चों इनमें से अगर आप घटाओगे तो आपके पास कितना बचने वाला है, घटा के देखो बच्चों 356 है, इसमें से आप कितना माइनस करना है, 284 माइनस करना है। तो 6 में से 4 गए बच्चों 2 बचेगा, उसके बाद 15 है, 15 में से 8 गए, उसके बाद आप कितना बचने वाला आपके पास 7 ना। तो कुल मिला के कह सकते हो बच्चों ये 72 बचा ना। अब 72 तो किसी का कंप्लीट स्क्वायर है ही नहीं। क्या बच्चों ये 8 के स्क्वायर में आपको जोड़ो तो 72 आ जाएगा। कह सकते हो कि ये भी कर, जब n टर्म होता है बच्चों, जैसे n का स्क्वायर हो गया इसमें +1 किए, या फिर किसी n के स्क्वायर में +n ही कर दिए, या फिर n के स्क्वायर में कुछ और समथिंग नंबर्स कर दिए, तो इस सबसे जो रिलेटेड होता है वैसे ही आपकी ये प्रश्न पूछा है। दैट मीन नंबर सिस्टम अगर आपने सॉल्व किया होगा बच्चों तो आपको ये पता होगा। दैट मीन नंबर सीरीज जो आपकी एक चैप्टर है बच्चों, हमने भी उसको यूट्यूब पे करा रखा है, अगर आप देखना चाहते हो जाके प्लेलिस्ट सेक्शन में देख सकते हो। तो आपके पास n क्या है 8 है, मतलब n का स्क्वायर पहले हुआ है, ठीक है, n का स्क्वायर किए, फिर बच्चों अगर 64 में क्या जोड़ दें 72 आ जाए। क्या हम 64 में 8 जोड़ दें तो 72 आएगा, 64 में अगर हम लोग 8 जोड़ दें तो 72 आएगा। तो n हमारे पास क्या है बच्चों 8 है, तो 8 का स्क्वायर करके प्लस 8 जोड़ दे रहे हैं तो आपके पास 72 आ जा रहा है। कहने का अर्थ n का स्क्वायर करके प्लस n जोड़ दे रहे हैं तो आपके पास अगली संख्या आ जा रही है। अगला वैसे देखिए बच्चों, अगला किस बेसिस पे निकलेगा। अब देखो यहाँ पहले 0 था, फिर उसके बाद n आया, फिर उसके बाद बच्चों 2n आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि 1 के बाद 2 आता, 2 के बाद 3 आता। दैट मीन आप इंक्रीजिंग ऑर्डर पे इसमें चलो, n स्क्वायर हुआ, फिर उसके बाद n स्क्वायर +1 हुआ, फिर n स्क्वायर +2n होगा। तो n स्क्वायर +2n करते हैं बच्चों, ठीक। n क्या है हमारे पास 8 है, तो 8 का हम लोग स्क्वायर कर लेते हैं, वैसे 2n कर लेते हैं बच्चों। 2n कितना है, n हमारा 8 है, तो इसको सॉल्व करेंगे 64 प्लस, आप बच्चों 8 दूनी 16, 16 ऐड करो, 64 प्लस 16 जब आप ऐड करोगे तो आपके पास क्या आने वाला है, आप इसको जोड़ के देखो बच्चों, 6 4 10 हो जाएगा, 10 का 0, 7 6 7 हो जाएगा, और 1 8 हो जाएगा। कुल मिलाकर कितना ऐड करना है बच्चों, 80 ऐड करना है। अब 356 में आपको क्या ऐड करना है, 80 ऐड करने हैं। तो बच्चों आप 356 में आप 80 ऐड करो, एज इट इज लास्ट में 6 आएगा। क्या 6 किसी ऑप्शन में दे रखा है बच्चों, बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपको सी में देखने को मिल रखा है। और वैसे जोड़ते हैं 5 6 11 हो जाएगा बच्चों, 11 का 1 आप करोगे, हाँ मतलब बोरो क्या गया 1 गया, नहीं 8 6 कितना होता है बच्चों, 8 6 11 तो होता नहीं है, 8 6 आपका 13 होता, तो आप इसको 3 रखो, सॉरी पहले मैंने 11 बताया, फिर उसके बाद आप 3 1 बोरो गया है तो इसका हो जाएगा बच्चों 4। तो कह सकते हो 436 आपका आ रहा है जोड़ने पे, तो आपका 436 ऑप्शन नंबर सी में भी आ रहा है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप बच्चों इस प्रकार की रीजनिंग में आगे से आपको कोई समस्या नहीं होगी। आते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी अच्छा आपका क्या है, ये भी बच्चों आपका नंबर सीरीज से रिलेटेड है, दैट मीन संख्या श्रृंखला से रिलेटेड है। ये देखो 156 से 272 हो रहा है बच्चों, 272 से 342 हो रहा है। आप इनमें ध्यान से देखो बच्चों किस प्रकार के चेंजेस हो रहे हैं। आप इसमें कॉमन लॉजिक लगाओगे बच्चों, आपका जो 156 है, क्या बच्चों ये आपका 156 है, अगर इसको हम लोग कैसे लाएं, मतलब कैसे आया है, उसको निकालने के लिए हम लोग को अगली संख्या से इसको माइनस करना पड़ेगा। आप इसको माइनस कर लोगे तो आपके पास कुछ चेंजेस नजर आएंगे। जब चेंजेस नजर आएंगे तो देखो बच्चों उनमें का जनरली गैप आपको क्या नजर आ रहा है। अब 272 है बच्चों, 272 है, और यहाँ कितना है 156 है, माइनस करो, यहाँ पे 6 बचेगा, 7 1 6 हो जाएगा, 1 आ जाएगा बच्चों यहाँ पे ना। और ये बच्चों क्या हो गया, 2 का 1 हो गया, दैट मीन आप कह सकते हो कि 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा। 116 का गैप आ रहा है, 116 का गैप आ रहा है। तो बच्चों देखो 116 का गैप इसके बीच आ रहा है, अगली संख्या के बीच निकालोगे 342 से बच्चों 272 माइनस करोगे, क्या 116 का गैप आएगा बच्चों, बिल्कुल नहीं। 2 में से जो 2 माइनस कर दोगे 0 आ जाएगा। तो आप कह सकते हो कि इस बेस पे प्रश्न सॉल्व नहीं हो रहा है। थोड़ा टेक्निक लगाओ बच्चों, अगर हम लोग इसमें थोड़ा टेक्निक लगा के देखते हैं, 156 जो है उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, जो बच्चों 156 है उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं। क्या बच्चों हम लोग इसको 13 × 13 लिख सकते हैं,
और माइनस 13 लिख सकते हैं। दैट मीन कहने का मतलब है बच्चों ये 13 का अगर स्क्वायर करोगे 13 के स्क्वायर के करीब है ना। किसके करीब है बच्चों? ये 13 के स्क्वायर का करीब है। तो इसको हम लोग 13 का स्क्वायर किए माइनस इसमें से 13 किए, तो क्या आपके पास 156 बचेगा। 13 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? अगर मैं आपसे बात करूं 13 के स्क्वायर का, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है आप करके देख लें। करोगे तो बच्चों आप कितना पाओगे? 13 का जो स्क्वायर होता है 169 होता है। 169 में से आप 13 माइनस कर दो, तो 9 में से 3 गया तो आपका 6 बचेगा बच्चों। 5 में से 1 गया, सॉरी बच्चों 6 में से 5 गया 1 बचेगा, तो 156 आ जाएगा। कहने का मतलब है ये आपका 13 का स्क्वायर करके इसमें बच्चों 13 माइनस कर दिया तो आपका 156 आ गया एज इट इज। अब अगली संख्या को देखते हैं बच्चों, क्या ये 14 का स्क्वायर माइनस करके, दैट मीन बच्चों 14 का स्क्वायर करके माइनस 14 करके देंगे, आएगा? नहीं आएगा। तो वैसे 15 देखेंगे बच्चों, 15 पे भी नहीं आएगा, क्योंकि 15 का स्क्वायर करोगे तो आप उसके बाद 15 माइनस करोगे तो आपका 2 लास्ट में नहीं आने वाला है, तो आपका ये भी नहीं आएगा। एज इट इज आप बच्चों अगली चेक कर सकते हो। 15 के बाद 16 आता है, 16 बच्चों जो है आपका 4 का मल्टीपल होता है, दैट मीन तो ये भी कह सकते हो कि आपका नहीं आने वाला है ना। आप इसको चेक करके देख लेना बच्चों, 16 से भी ये नहीं आएगा। अगर बात करें बच्चों 16 के बाद आता है 17। अब देखो बच्चों 17 आपको पता होगा कि ये प्राकृतिक संख्या, दैट मीन किसी से भाज्य नहीं होती, ऐसी संख्या जो किसी से खुद के अलावा और एक के अलावा किसी से भाज्य नहीं होगी। तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, 17 का स्क्वायर कर दें बच्चों, इसको 17 का स्क्वायर कर दें और इसमें से माइनस 17 कर दें, तो क्या इसका आंसर आ जाएगा बच्चों? 17 का स्क्वायर का कितना आपके पास आ गया, मतलब होगा 17 का स्क्वायर करोगे तो 289 होगा। आप सभी बच्चे जानते होंगे 17 का स्क्वायर मतलब कह सकते हो 17 का घात 2 जब होता है तो वो 289 होता है, उसमें से आप 17 को माइनस कर दो। 8 में से 7 माइनस करोगे बच्चों कितना बचेगा? 2। वैसे 8 में से 1 माइनस करोगे 7 बचेगा, और ये 2 एज इट इज रहेगा, मतलब 272। तो अगली संख्या 272 है, बिल्कुल सही है। अब क्या देखा बच्चों, इनमें किसका गैप हो रहा है? आप कह सकते हो बच्चों जो आपकी सेल्फ से मतलब खुद से और एक से ना कटे उन संख्याओं का इसमें चल रखा है आपका, ठीक। उन संख्याओं का नाम पर्टिकुलर बच्चों आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे। देखो तो बच्चों 17 है, 17 के बाद अगली संख्या कौन सी है? 17 के बाद अगली संख्या 19 है। 19 का स्क्वायर करके माइनस 19 कर दो, इसमें से आपके पास 342 मिल जाएगा बच्चों। 19 के बाद अगली संख्या कौन सी है क्वेश्चन मार्क के लिए? अगली संख्या बच्चों आपका 23 है ना। 23 का आप स्क्वायर करो, इसमें से माइनस 23 करो, 23 का स्क्वायर करो और इसमें से बच्चों माइनस आप 23 करो। तो 23 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा बच्चों? 23 और इंटू 23 का आप मल्टीपल करो तो कितना आने वाला है आपके पास? 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9 बच्चों और 3 दूनी 6। एज इट इज इसको काटेंगे, 2 त्रिक कितना होता है? 6 होता है, 2 दूनी 4 होता है, तो कितना आ गया बच्चों? 9 आ गया। 6 2 12 आता है 2 और 5 29 आ रहा है। अब इसमें से आपको 23 माइनस कर देना है, तो आप इसमें 23 माइनस कर दो, तो इसमें 23 माइनस करना है, आप 23 माइनस करो बच्चों। 9 में से आप 3 माइनस करोगे तो आपके पास 6 आ जाएगा। क्या बच्चों देखो किसी ऑप्शन में 6 है, बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए में 6 देखने को मिल रखा है। 2 में से 2 माइनस करोगे 0 आ जाएगा, सॉरी बच्चों ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रखा है। 2 में से 2 माइनस करोगे 0 आ जाएगा और 5 एज इट इज बच जाएगा। कहने का अर्थ बच्चों 506 आ रहा है। तो क्या 506 किसी ऑप्शन में आपको दे रखा है? तो बिल्कुल देखोगे ऑप्शन नंबर ए में ही बच्चों 506 दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ बच्चों ये प्रश्न आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। आते हैं अपने बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। ये आपका दिशा और ज्ञान परीक्षण से रिलेटेड है। ये आपसे क्या पूछ रखा है बच्चों? ये पूछा है कि यदि दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाए। क्या कह रखा है बच्चों? ये दक्षिण पूर्व को आपका उत्तर बना रहा है, जो आपका दक्षिण पूर्व है वो उत्तर बना रहा है। पहले बच्चों हम लोग इसका मतलब जो जिसे डायरेक्शन फाइंड करने निकाल लेते हैं। ये पूर्व है आपका बच्चों, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप सभी को सबसे पहले पता होना चाहिए बच्चों ये जो डायरेक्शन ये आपकी कौन सी डायरेक्शन है? उत्तर पूर्व है ना। क्या बच्चों? उत्तर पूर्व है। इसको किस में बनने को कह रखा है प्रश्न? ये कह रखा है बच्चों दक्षिण पूर्व। सॉरी बच्चों इसको अभी छोड़ देते हैं, एज इट इज सबका पहले मेंशन कर लेते हैं। ये आपकी ये कौन सी डायरेक्शन है? दक्षिण पूर्व है, दक्षिण पूर्व है। ये कौन सी डायरेक्शन है बच्चों आपकी? अगर इसकी बात करें तो ये कौन सी डायरेक्शन है आपकी? अगर इसकी बात करें बच्चों तो ये आपकी कौन सी डायरेक्शन है? पश्चिम दक्षिण है, या फिर आप कह सकते हैं दक्षिण पश्चिम है। तो बच्चों चाहे आप इसको पश्चिम दक्षिण लिखो, चाहे आप दक्षिण पूर्व लिखो, चाहे आप दक्षिण पूर्व लिखो, सॉरी बच्चों पश्चिम दक्षिण लिखो या फिर दक्षिण पश्चिम लिखो, ठीक। या तो दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो। एज इट इज इसको बच्चों ये डायरेक्शन आपकी कौन सी हो गई? उत्तर पश्चिम हो गई। कौन सी डायरेक्शन हो गई बच्चों? उत्तर पश्चिम हो गई। तो अब प्रश्न के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो प्रश्न क्या कह रखा है। जो आपकी दक्षिण पूर्व दिशा है, दक्षिण पूर्व दिशा कौन सी है बच्चों? ये है। ये कह रखा है दक्षिण पूर्व दिशा आपकी किस में बदल रखी है? आपका उत्तर में बदल रखी है। तो आप यहाँ उत्तर कर लो, ये उत्तर में बदल रही है। और उत्तर पूर्व किस में बदल रही है? उत्तर पूर्व ये दे रखा है बच्चों, ये किस में चेंज हो रखा है आपका?
जो उत्तर और पूर्व है बच्चों, ये आपका पश्चिम बदल रखा है, आप इसको पश्चिम कर लें। और कह रखा है इसी तरह सभी दिशाएं बदल जाती हैं, तो दक्षिण क्या होगा? दक्षिण क्या होगा बच्चों? देखो ये क्या बदल रही है, उत्तर पश्चिम से आपका पश्चिम बन रहा है, दक्षिण पूर्व से आपका उत्तर बन रखा है, दक्षिण पूर्व से बच्चों आपका उत्तर बन रखा है ना। फिर एज इट इज आप ऐसे चलो, क्या चला है ये प्रश्न, देखो ये पश्चिम बना रखा है, पश्चिम दिशा ये है ना, इसको बच्चों शिफ्ट कर दे रहा है इधर, मतलब ये जो यहाँ है इसको शिफ्ट कर दे रहा है इधर। और जो दक्षिण पूर्व है, मतलब ये दक्षिण पूर्व है, इसको उत्तर बना रहा है, तो उत्तर इधर है तो इसको शिफ्ट कर दे रहा है इधर। वैसे ही बच्चों आपका जो पूर्व है ये किस साइड बनेगा? अगर बात करें बच्चों पूर्व का, तो पूर्व किस साइड बनेगा? इधर बनेगा या फिर इधर बनेगा? आपके पास है बच्चों, तो आप किधर बनाओगे? तो पूर्व ये है बच्चों, पूर्व मेरे ख्याल से इसी साइड बनेगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसे बच्चों ये बनाया है उसी हिसाब से इसको हम लोग पूर्व कह सकते हैं। क्योंकि अगर इधर बच्चों उत्तर है तो आपका देखो उत्तर इस साइड ऐसे कर रहा है ना, उसी के बीच का, और इसके बीच का एरो खींच के इधर बना सकते हैं हम। वैसे ही बच्चों आपका दक्षिण बनाओगे, दक्षिण किधर बन जाएगा? इधर बन जाएगा। दक्षिण किधर बन जाएगा? तो बच्चों कह रखा है कि दक्षिण क्या होगा, तो दक्षिण क्या होगा आपका, ये पूछ रखा है। तो बच्चों दक्षिण आपका क्या होने वाला है? बच्चों जो दक्षिण दिशा है आपकी उत्तर पश्चिम में होने वाली है, किधर है? उत्तर पश्चिम में होने वाली है आपका बच्चों, ये किधर होने वाली है? जो आपकी दिशा है वो उत्तर और पश्चिम, मतलब इधर होने वाली है दक्षिण। तो उत्तर पश्चिम किसी ऑप्शन में दे रखा है बच्चों, पहले में पूर्व दे रखा है, दक्षिण पश्चिम दे रखा है बच्चों, दक्षिण पश्चिम का आप काट के उत्तर पश्चिम कर लेंगे। क्या कर लेंगे? उत्तर पश्चिम कर लेंगे, क्योंकि बच्चों तभी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो आप इस ऑप्शन को सही कर लेंगे, उत्तर पश्चिम कर लेंगे। तो आपका किस डायरेक्शन में दक्षिण दिखता है? उत्तर पश्चिम में। तो ऑप्शन नंबर सी में उत्तर पश्चिम दे रखा है, तो उत्तर नंबर सी आपका बच्चों एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आते हैं अपना अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या पूछ रखा है आपसे? ये आपसे पूछ रखा है कि बच्चों अतुल जो है उत्तर की तरफ 5 किलोमीटर चलता है। आप डायरेक्शन बना लें ताकि आसानी हो। ये आपकी पूर्व हो गई बच्चों, ये आपकी पश्चिम हो गई, ये उत्तर हो गई, ये दक्षिण होगी। क्या कह रखा है पहला बच्चों कि जो अतुल है वो उत्तर की दिशा की ओर 5 किलोमीटर चल रखा है। उत्तर की ओर अतुल कितना किलोमीटर चल रखा है बच्चों? 5 किलोमीटर। तो ये उसका जहाँ खड़ा है वो बना लें आप, उधर उससे उसको उत्तर दिशा की ओर की तरफ 5 किलोमीटर चला दें। उसके बाद कह रखा है कि फिर दाएं मुड़ता है, तो उसका दाएं साइड किधर होगा बच्चों? अगर उसको दाएं मुड़ाना हो तो आप पता है आप सीधे जाओगे तो आपका दाहिना ये होगा। तो दाएं साइड मुड़ा के आप उसको 3 किलोमीटर चला दो। कितना चलाना है बच्चों? 3 किलोमीटर चला दो। उसके बाद क्या करना है? फिर अपने उसको दाएं ओर मुड़ा दो। दाएं ओर मुड़ के वो फिर 5 किलोमीटर चलता है, वहां से दाया उसका इधर होगा, फिर 5 किलोमीटर वो चला। अब पूछ रखा है वो अपने शुरुआती स्थान से कितनी दूरी पे? शुरुआती स्थान ये है और उसका गंतव्य बिंदु मतलब आखिरी स्थान ये है। तो इन दोनों के बीच की डायरेक्शन कितनी होगी बच्चों? वो 5 किलोमीटर ऊपर गया, 5 किलोमीटर नीचे आ गया, तो ये डायरेक्शन काउंट नहीं, मतलब ये तो आपका जितना ऊपर गया उतना नीचे आ गया। जबकि चला कितना है बच्चों? 3 किलोमीटर चला है, क्योंकि वो जो है अपने हॉरिजॉन्टल में 3 ही किलोमीटर चला है। तो बच्चों कितना चला? वो 3 किलोमीटर चला। 3 किलोमीटर अगर किसी ऑप्शन में दे रखा है तो बच्चों वो सही है। तो ऑप्शन नंबर ए में आपको 3 किलोमीटर देखने को मिल रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ बच्चों काफी आसान सा प्रश्न था, आप इसका आंसर आराम से निकाल पाए होंगे। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रखा है? ये पूछा है कि नीचे एक कथन और 2 तर्क, एक और तर्क 2 दे रखे हैं। उनमें आपको निर्णय लेना है कि कथन के संबंध में कौन सा तर्क सही है, मतलब कौन सा तर्क मजबूत है। दैट मीन आपको अकॉर्डिंग टू कथन चलना है, चाहे बच्चों वो कथन सही हो चाहे वास्तविक लाइफ में वो गलत हो। कथन क्या है बच्चों? कथन क्या कह रखा है? ये कह रखा है क्या निजी क्षेत्र को भारत में अस्पतालों को संचालित करने की अनुमति दी जानी चाहिए। कह रहा है क्या निजी क्षेत्र को भारत में अस्पतालों को संचालित करने की अनुमति दी जानी चाहिए। तर्क क्या है? तर्क है बच्चों हाँ वे उन्नत पश्चिमी देशों में संचालन होते हैं। दूसरा तर्क क्या है? नहीं, अस्पतालों को निजी हाथों में रखना खतरनाक होगा। तर्क के अकॉर्डिंग बच्चों आपको बताना है, दैट मीन कथन के अकॉर्डिंग आपको बताना है बच्चों तर्क सही है या फिर गलत है। तर्क आपको सही है या फिर गलत है। बच्चों निर्णय लेना है कि कथन के संबंध में पहला जो तर्क दे रखा, दूसरा तो मजबूत तर्क है कि नहीं है। आपके ऑप्शन ए में क्या दे रखा है? ये पूछ रखा है केवल तर्क 1 मजबूत है। ऑप्शन बी में दे रखा है केवल तर्क 2 मजबूत है। ऑप्शन सी में दे रखा है ना तर्क 1 मजबूत है और ना ही तर्क 2 मजबूत है। ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रखा है 1 और दोनों तर्क मजबूत हैं। तो दिए गए ऑप्शंस में से बच्चों प्राथमिकता आप किसे दोगे, ये आपका बताना है। यही आपका प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू द बच्चों क्वेश्चन आप चलोगे। क्या कह रखा है? अगर बात करें बच्चों पहला जो तर्क है, क्या निजी क्षेत्र मतलब निजी क्षेत्र को भारत में अस्पतालों को संचालित करने की अनुमति दी जानी चाहिए कि नहीं, उसके अकॉर्डिंग वे उन्नत पश्चिमी देशों में संचालन होते हैं। पश्चिमी देश का मतलब बच्चों
आप कह सकते हैं पश्चिमी देश किसको कहते हैं, आप सभी को पता होगा। अगर ईस्ट वेस्ट जाओ तो आपके जो पश्चिम में है उनमें कह रखा है कि पश्चिमी देशों में संचालन जो है वो उन्नत है। तो पहला ऑप्शन तो सही है, पहला तर्क तो ठीक है बच्चों। दूसरा क्या है, कह रखा है दूसरा, नहीं अस्पतालों को निजी हाथों में रखना खतरनाक है, कह रखा है तर्क। दूसरा तर्क क्या कह रखा है बच्चों, जो अस्पताल हैं उनको निजी हाथों में रखना खतरनाक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों। अगर बात करें पश्चिमी देश, ऐसा कोई बच्चों कथन में दे नहीं, पश्चिमी देश का चर्चा इसमें कर नहीं रखा है। तो इस अकॉर्डिंग अगर चलोगे तो पहला तर्क भी गलत है बच्चों और दूसरा तर्क भी गलत है, ठीक। क्योंकि निजी अस्पताल बच्चों कुछ क्षेत्र में अच्छे कर रहे हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि बच्चों निजी क्षेत्र अस्पतालों के मैटर में कुछ नहीं कर रखे हैं, जबकि प्रश्न के अकॉर्डिंग इसमें कुछ ऐसा कहा नहीं गया। तो कह सकते हो आप पहला तर्क भी गलत है बच्चों, दूसरा तर्क भी गलत है। तो आपका ना तो एक सही ना तो दो सही, किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ बच्चों आसान सा प्रश्न था, इनमें आपको कोई तक कठिनाई नहीं हुई होगी। अगला प्रश्न भी आपका वैसे ही बच्चों ये आपसे पूछ रखा है। आपको प्रश्न में दो तर्क 1 और 2 दिए गए हैं, जिसके कुछ जानकारियां शामिल हैं। निर्णय आपको लेना है कि प्रश्न का उत्तर जो है वो देने के लिए कौन सा कथन काफी है। पहला कथन क्या है, पिता की आयु और पुत्र की आयु 21 साल का अंतर है। क्या कह रखा है बच्चों, कुछ इसमें ब्लड रिलेशन का सम्मिलित करके मतलब, और बच्चों इसमें जो तर्क कथन से रिलेटेड आपका प्रश्न आता है उनमें से सम्मिलित दोनों को मिला के ये प्रश्न बनाया गया है। अच्छा प्रश्न है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं बच्चों। कह रखा कि जो पिता की आयु है वो पुत्र की आयु से 21 साल का अंतर है, और पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है ये आपसे पूछ रखा है। कथन पहला क्या है बच्चों, 5 साल बाद पिता की आयु और उसके पुत्र की आयु में 5:2 का अनुपात होगा। और दूसरा क्या रखा है, 5 साल बाद पिता की आयु और पुत्र की आयु का योग जो है बच्चों वो 66 साल होगा। अब देखो इनके अकॉर्डिंग कौन सा डेटा पर्याप्त है, आप इसका पहले निकालोगे। पहला कथन में देखो जो कथन दे रखा है उसको आराम से, सॉरी बच्चों कथन नहीं, जो आपका ये एक और दे रखा है जानकारी दे रखी है उसको में आप पहले सॉल्व करने की कोशिश करोगे। सॉल्व कैसे करेंगे, आप देखो बच्चों पहला क्या कह रखा है कि जो पिता की आयु है पुत्र की आयु से 21 साल है। तो बच्चों माना पिता की आयु आप मान लो, क्या मानना है बच्चों आपको, बच्चों पिता की आयु जब आपने x मान ली, वैसे ही आप पुत्र की आयु कितनी मान लो बच्चों, पुत्र की आयु y मान लो। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं बच्चों। जो पिता की आयु है और पुत्र की आयु के बीच 21 साल का अंतर है। कह सकते हो बच्चों पिता की आयु x है तो उसकी बीच की आयु का गैप -y होगा। तो कितना गैप है बच्चों, 21 साल का गैप है। ये इक्वेशन आपका फर्स्ट है ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इतना आपको समझ में आया। उसके बाद कथन 1 से हम लोग निकालते हैं। कथन 1 क्या दे रखा है, कथन जो 1 है बच्चों वो कह रखा है कि 5 साल बाद, यानी 5 साल बाद जो है वो पिता की आयु और उसके पुत्र की आयु का जो अनुपात दे रखा है 5:2 दे रखा है। इसको निकालते हैं बच्चों। क्या कह रखा है, 5 साल बाद, 5 साल का मतलब क्या है बच्चों, उसके पिता की साल में मतलब पिता की आयु में बच्चों आप ऐड कर दोगे और उसके जो पुत्र दे रखा है उसकी भी आयु में आप 5 साल ऐड करके उसका अनुपात दे दोगे, कितना है 5:2। ठीक, इसको सॉल्व कर सकते हो आप बच्चों। एक्स वाई की वैल्यू आपके पास आ जानी है। देखो इसको सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा, 2x + 5 = 5y + 5। अब इस इक्वेशन को बच्चों हम लोग जनरली सॉल्व करें, अगर हम इक्वेशन को सॉल्व करें तो क्या होगा, सॉरी बच्चों थोड़ा इसको हम लोग ऊपर कर लेते हैं तभी हमारे पास स्पेस आएगा, अभी थोड़ा बाद में नीचे करके हम लोग इसको देख लेंगे। देखो अगर बच्चों इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं तो सॉल्व कर लो। ये हो जाएगा क्या आपके पास 2x + 10, इधर 2x + 10 = इधर क्या हो जाएगा बच्चों 5y + 25। सॉल्व करोगे क्या होगा 2x - 5y ना बच्चों, 2x - 5y = 15। ये आपके पास दूसरा इक्वेशन आ जाएगा 2x - 5y = 16। अब इन दोनों को अगर कंपेयर करो तो आपके पास क्या x और y की वैल्यू आ सकती है बच्चों। इक्वेशन फर्स्ट सेकंड से कंपेयर अकॉर्डिंग, चाहे बच्चों एलिमिनेशन मेथड से करो चाहे जिस मेथड से करो, तो इसको आप निकालो तो क्या आपके पास आ जाएगा कि नहीं। नहीं तो आप इस अकॉर्डिंग भी चल सकते हो, जो आपका कथन अगला दे रखा है बच्चों उसको भी देख सकते हो, चाहे यहाँ से आप एक्स वाई की वैल्यू निकाल लो। आपके पास दोनों साधन है, आप चाहे जो करो बच्चों उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। ठीक बच्चों दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर सकते हो आप, इसको 2 से मल्टीपल कर दो, नहीं तो बच्चों एलिमिनेशन मेथड से देख मतलब सब्स्टिट्यूशन से देख लो। सब्स्टिट्यूशन इक्वल टू क्या होगा x 21 + y, x की प्लेस पे हमें रखना है 2, 21 + y - 5y = 15। इसको सॉल्व करो बच्चों, 21 दूना 42 होगा प्लस 2y - 5y = 15। अब देखो बच्चों इसको सॉल्व करते हो 42 होगा, इसको करोगे -3y बचेगा बच्चों यहाँ = 15। अब बच्चों y इधर भेज दो, इसको इधर लाओ, 42 - 15 = 3y।
अब बच्चों 42 में से 15 माइनस करोगे तो आपके पास कितना बचने वाला है बच्चों? अगर 42 में से आप 15 माइनस करोगे तो आपके पास कितने मिलने? 12 में से 5 गए बच्चों, आपके पास 7 आ गया ना, और 3 बचा बच्चों, 3 में से 1 गए, यहाँ आपके पास कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, इक्वल टू 3y। अब बच्चों इसको काट सकते हो, y मल्टीपल होता है बच्चों 3 का, ये भी 3 का होता है मल्टीपल, 27 भी और 3 भी, इसको काटोगे बच्चों कितना है? 3 9 जा 27। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई बच्चों? 9 आ गई। y की वैल्यू आपने निकाली, आपके पास y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 9 है। तो अब कथन देख सकते हो बच्चों, कथन के अकॉर्डिंग, या फिर कह सकते हो आप इसको मेथड में इसमें रखोगे, इस इक्वेशन में रखोगे तो आप इसकी वैल्यू भी आ जाएगी, x की वैल्यू भी आ जाएगी बच्चों आपका। तो इसकी वैल्यू रख सकते हो x माइनस 9 इक्वल टू 21 ना, x इक्वल टू बच्चों इस प्लेस में आप रखोगे तो आपके पास कितना आ जाएगी? 21 माइनस 9, सॉरी बच्चों प्लस 9। x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? 21 में आप 9 जोड़ दो, 21 में आप अगर 9 जोड़ोगे तो बच्चों आपके पास वैल्यू कितनी आ गई? आपके पास कितना आ गया बच्चों? 21 में 9 जोड़ोगे तो आपके पास कितना आने वाला है? 21 में अगर 9 ऐड कर दो बच्चों तो आपके पास कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। 21 में 9 ऐड करने पे 30 आ जाएगा। x की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल आई? 30 आ गई। ठीक, अब देखो अकॉर्डिंग टू हम लोग क्वेश्चन चलेंगे बच्चों। अब स्लाइड अपना इधर कर लेते हैं, आपके पास दोनों की वैल्यू है, क्या क्या है। अब पहला कथन जो कह रखा है उनका रेशियो बच्चों अनुपात इतना होगा। उसके बाद दूसरा कथन आपका दे रखा है कि 5 साल बाद पिता की आयु जो है वो पुत्र की आयु का योग 66 साल होगा। आप दूसरा कथन चेक कर सकते हो बच्चों, दूसरा कथन चेक कर सकते हो बच्चों। अगर कथन 1 से चेक कर दिए, कह रखा है 5 साल बाद पिता की आयु और पुत्र की आयु का योग जो है वो 66 साल होगा। कह रखा है ना पिता की 5 साल बाद, तो कह सकते हो x प्लस 5, उनका योग मतलब प्लस y प्लस 5 इक्वल टू कितना होगा बच्चों? 66 होगा। क्या होगा? 66 होगा। x प्लस वाई प्लस 10 इक्वल टू बच्चों 66 होगा। आप इसको माइनस कर सकते हो, x प्लस वाई इक्वल टू उसको उधर भेजोगे तो माइनस में होगा बच्चों, तो 66 में 10 करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? 55 आ जाएगा, सॉरी बच्चों 56 आ जाएगा, 10 ही माइनस करना 56 आ जाएगा। ठीक, अब देखो बच्चों पहले समीकरण और दूसरे समीकरण से फिर इसको निकाल सकते हो। पहले समीकरण और दूसरे समीकरण से आप बच्चों निकाल लेना। जब निकालोगे तो क्या आएगा आपके पास? 2y इक्वल टू आपके पास क्या आने वाला बच्चों? माइनस 2y इक्वल टू माइनस 35। तो 2y इक्वल टू 35 आ जाएगा ना बच्चों, 2y इक्वल टू 35 आ जाएगा। सॉरी इसको बच्चों थोड़ा स्लाइड हम लोग ऊपर करेंगे ताकि इसको समझा सकें आपको। 2y इक्वल टू कितना आना है बच्चों? माइनस 2y, इसको माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। y इक्वल टू आपका आ जाएगा 35/2। y इक्वल टू क्या आ गया? 35/2। अब देखो बच्चों अकॉर्डिंग टू हम क्वेश्चन हम लोग अब एक एक करके देख लेते हैं, क्योंकि सबके अनुसार हमारे पास वैल्यू पता है। ठीक, अगर देखो बच्चों हम लोग विकल्प 1 की बात करें, देखो आपके पास अगर प्रश्न आप समझे होंगे तो प्रश्न आपको ध्यान से समझ में आ रहा है बच्चों। अगर हम लोग पहले समीकरण से चलते हैं, पहले अगर समीकरण को मान के चलें जो कथन 1 है वो क्या अगर पर्याप्त होगा, तो बच्चों कहने का अर्थ है कि किस साल का अंतर होना चाहिए। तो वर्तमान आयु अगर हम लोग को चेक करनी पड़ेगी, दैट मीन वर्तमान आयु अगर हम लोग को निकालनी होगी तो उसको निकालने के लिए क्या कथन, मतलब आपका केवल कथन 1 सही है या फिर दोनों कथने सही हैं? कह सकते हो बच्चों अगर पहले के साथ हम निकालेंगे तो पहले के साथ जब निकालोगे पुत्र के जो पिता और पुत्र की आयु आएगी उनका अनुपात अगर इस बेस पे रखेंगे तब भी बच्चों इसके अनुसार भी सही हो सकता है, मतलब ये भी कथन पर्याप्त हो सकते हैं उनकी पिता और पुत्र की आयु बताने के लिए। और दूसरा भी बच्चों बता सकता है ना, पुत्र मतलब जो 5 साल बाद जो है पिता की आयु और पुत्र की आयु जो है उनका योग 66 साल होगा। इसके बेस पे भी बच्चों ये निकाल सकते हैं। कहने का अर्थ है बच्चों अगर केवल एक कथन पर्याप्त करोगे या फिर केवल कथन 2 पर्याप्त करोगे तो नहीं बनेगा, तो कह सकते हो कथन दोनों के साथ करोगे तो ये भी नहीं बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सी में जो दे रखा है बच्चों या तो कथन 1 या तो कथन 2 पर्याप्त है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें। क्योंकि बच्चों बेस निकालने के लिए कोई वो जरिया नहीं, डायरेक्टली इसमें बताया नहीं है कि मतलब किसमें कि पिता की आयु कितनी होगी या फिर पुत्र की आयु कितनी होगी, ऐसा कोई स्पेसिफिक इसमें दे नहीं रखा है। तो आपको किसी एक कथन को लेकर चलना पड़ेगा। तो दोनों अगर किसी एक को भी लोगे तब भी नहीं निकलेगा, तो कह सकते हो कुछ बेस पे या तो कथन 1 सही होगा या तो कथन 2 सही होगा। मतलब उसको निकालने के लिए या तो कथन केवल 1 पर्याप्त है या तो कथन 2 पर्याप्त है। दोनों में से एक कथन पर्याप्त नहीं हो सकते हैं, दोनों में से एक एक कथन पर्याप्त हो सकते हैं। कहने का बच्चों अंतर आप समझना, अगर केवल आप एक कथन दे दोगे उससे तो जो आपकी वर्तमान पुत्र की आयु है वो तो निकल जाएगी ना, निकल जाएगी। पर बच्चों क्या होगा कि इसमें जो वर्तमान पुत्र की जब आयु निकलेगी तो उस अकॉर्डिंग जब दूसरा भी दे रखा है
मतलब आपका ये, तो उसके अकॉर्डिंग से भी निकलेगी। तो निकालने के लिए कोई एक कथन तो पर्याप्त है नहीं, तो कह सकते हैं या तो कथन एक पर्याप्त होगा बच्चों, या तो कथन दो पर्याप्त होगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ बच्चों कि आपको प्रश्न में इसमें थोड़ी कठिनाई हुई होगी। ऐसे प्रश्न आपके जनरली देखने को नहीं मिलते हैं बच्चों। सीसैट का जो पेपर होता है, आपको ऐसे प्रश्न ज़्यादातर उसमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि बच्चों ये सब प्रश्न फंसाने वाले हैं। अगर आपके एक आध दो प्रश्न ऐसे आ गए तो आप उसको आसानी से, या तो अगर कर पाए कर लेना, नहीं तो बच्चों आगे का सारा सॉल्व करके फिर इसको देखने की कोशिश करना। अगला प्रश्न आपके सामने बच्चों, अगला प्रश्न आपका क्या पूछ रखा है, ये पूछ रखा है दिए गए विकल्पों में से आपको उस पद का चयन करना है जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है। बच्चों कुवैत और दिनार आपस में इन दोनों का संबंध कैसे है, ठीक उसी प्रकार के आपको संबंध अगले वाले में बताना है। ठीक, अब देखो बच्चों, कुवैत और दिनार आपस में ये किस प्रकार के संबंधित है। बच्चों जो आपको पता होगा, जो दिनार है ये कुवैत की मुद्रा है। कहाँ की मुद्रा है बच्चों, कुवैत की। कहने का अर्थ है कि ये मुद्रा के आधार पर इनमें सिमिलरिटी, दैट मीन संबंध आपको दर्शाया गया है। ठीक उसी प्रकार बच्चों इनमें से तुर्की की कौन सी मुद्रा है, क्या रियाल है, क्या क्यात है, फिर या फिर येन है, या फिर लीरा है। तो दिए गए ऑप्शंस में से बच्चों तुर्की की मुद्रा क्या है, थोड़ा जीएस से रिलेटेड प्रश्न भी ये बन जाता है बच्चों। तो जो तुर्की की मुद्रा है बच्चों आपकी लीरा है। तो ऑप्शन नंबर बच्चों डी में लीरा दे रखा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक बच्चों, आते हैं अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रखा है आपसे बच्चों, अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है दिए गए विकल्पों में से आपको उस पद का चयन करना है जो तीसरे पद से उसी प्रकार ठीक संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद। ठीक, एज इट इज पिछला वाला की तरह है। तो बच्चों इनमें कह रखा है कि पुष्टिकरण और अस्वीकरण ये आपस में किस प्रकार संबंधित है। जो पुष्टिकरण है बच्चों और अस्वीकरण ये दोनों में आपस में किस प्रकार संबंधित है, उसी प्रकार का संबंध आपको इनमें बताना है सृजन और दिए गए ऑप्शन, यानी बनाना में, उपयोग में, नष्ट में, या फिर निकृष्टम में। देखो बच्चों, पुष्टिकरण जो आपका पुष्टिकरण है, तो पुष्टिकरण का जो विलोम होता है बच्चों वो क्या होता है, अस्वीकरण। क्या होता है बच्चों, ये आपके विलोम के आधार पर संबंधित है, विलोम के आधार पर संबंधित है। पुष्टिकरण का विलोम क्या होता है, अस्वीकरण होता है। वैसे ही बच्चों आपका ये सृजन का विलोम क्या होगा, सृजन का विलोम क्या होगा, सृजन मतलब बनाना होता है बच्चों, बनाना का नष्ट करना होगा, तो नष्ट करना होगा इसका विलोम। नष्ट आपका किस ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ बच्चों ये प्रश्न भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। आते हैं अपना अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या दे रखा है आपका, अगला प्रश्न भी बच्चों दे रखा है उसी प्रकार का, कह रखा है जिस प्रकार उल्लू उड़ने से संबंधित है उसी प्रकार मेमने किससे संबंधित है। क्या बच्चों क्रीड़ा करने से संबंधित है, या फिर अकड़ से संबंधित है, या फिर उड़ने से, या फिर छिपने से। बच्चों उल्लू जो है उड़ने से संबंधित है, मतलब इसकी विशेषता उल्लू की दे रखी है, इसमें उड़ने का एक प्रकार का पक्षी उल्लू आप सभी जानते होंगे। इसके पास पंख होता है बच्चों, तो ये उड़ता है। ठीक, उसी प्रकार बच्चों मेमना जो होता है उसके बच्चों पंख नहीं होते हैं, पैर होते हैं। उसके पास पंख नहीं होते हैं, पैर होते हैं। तो वो तो बच्चों या तो चल सकता है या तो फिर क्रीड़ा कर सकता है। जो मेमना होता है या तो चल सकता है या तो फिर क्रीड़ा कर सकता है। तो चल सकना तो इसमें ऑप्शन में है नहीं, अगर चल सकना होगा तो आप प्राथमिकता उसको देते, लेकिन इसमें क्रीड़ा करना है तो ऑप्शन नंबर क्रीड़ा, तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आते हैं बच्चों अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रखा है, ये आपसे पूछा है दिए गए विकल्पों में से आपको उस पद का चयन करना है जो तीसरे पद से बच्चों उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। पहला देखो पद क्या है बच्चों, पहले पद में रिलेशन क्या दे रखा है, उल्लू का और हुहू का, इन दोनों में रिलेशन क्या है बच्चों। इस प्रकार के प्रश्न आपको खूब देखने को मिलेंगे आपके यूपी कांस्टेबल के एग्जाम में। तो कह सकते हो कि आपका अगर प्रैक्टिस मतलब जो भी बच्चों आपका सेट होगा उनमें इस प्रकार के प्रश्न एक दो होंगे। दैट मीन कह सकते हो आपका बच्चों नंबर तो इस प्रकार के प्रश्न से कंफर्म है। तो उल्लू और हुहू का, इनमें आपको किस प्रकार का रिलेशन नजर आ रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों उल्लू और हुहू का, तो आप रिलेशन जरूर बताना किस प्रकार का है बच्चों। उल्लू जब बोलता है ना तो कुल मिलाकर कह सकते हो आपको हुहू की आवाज आती है। दैट मीन कह सकते हो बोलने की आवाज से इसमें संबंध दर्शा रहा है कि बोलना इनमें बच्चों आपका संबंध दर्शा रहा है। ठीक, उसी प्रकार बकरी जो है बच्चों दिए गए ऑप्शंस में से कौन होगा। क्या बच्चों बकरी धड़कना उसका बोलना होता है, फिर कां कां करना है, या दहाड़ना होता है, या फिर मिमियाना होता है। तो बिल्कुल आप सब ऑप्शन नंबर ए को प्राथमिकता दोगे कि जो बकरी है वो मिमियाती। तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे ही एज इट इज आते हैं बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। आपसे क्या पूछ रखा है, ये कह रखा है कोई बच्चों विशेष क्रम में RST को विशेष कोड में 18, 19, 20 लिख रखा है, 18, 19, 20 रखा है। उसी प्रकार बच्चों जिस प्रकार इनमें ये लिख रखा उसी प्रकार GHI में आपको रिलेशन बताना है। मतलब जिस कोड भाषा में 18, 19, 20 लिखा जा रहा है उसी कोड भाषा में GHI आपको लिखना है। तो
दिए गए ऑप्शंस में से इसके लिए करेक्ट कोड होगा वो क्या होगा। देखो आरएसटी आपका किस प्रकार 18 19 20 लिख रहा है, 18 19 20 लिख रखा है। आप देख के बच्चों बताओ, थोड़ी देर आप समय भी ले सकते हो, उसके बाद हम इसका सोल्यूशन बताते हैं। तो बच्चों कौन कौन बच्चे हैं जो इसका आसानी से आंसर निकाल पाए होंगे बच्चों, क्योंकि इससे प्रश्न आसान आपको मिलने वाला नहीं है। आप देखो 18 का जो क्रम होता है अल्फाबेट वैल्यू में बच्चों, अल्फाबेट में वो 18 होता है। सॉरी बच्चों, आर का जो क्रम होता है वो 18 होता है, सॉरी एस का जो क्रम होता है वो 19 होता है, टी का जो क्रम होता है बच्चों वो 20 होता है। कहने का अर्थ आरएसटी का जो क्रम वाइज दे रखा है, वैसे आप जीएचआई का क्रम नंबर निकाल लो। जी का क्रम कितना होता है बच्चों अल्फाबेट में 7 होता है, एच का क्रम कितना होता है बच्चों 8 होता है, आई का क्रम कितना होता है बच्चों 9 होता है। तो 7 8 9 सिंपल सा आंसर है। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं बच्चों अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रखा है, ये पूछा है आपको बच्चों कि दिए गए विकल्पों में आपको उस पद का चयन करना है जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। अब देखो बच्चों पहला पद और दूसरे पद में रिलेशन क्या है, ई और आर, इसको बच्चों हम लोग वी और आई कैसे लिखे हैं आप सभी को बच्चों इनमें बताना है। तो आपको सीधा दिख रहा होगा बच्चों, ई का जो विपरीत होता है, मतलब ई का विपरीत जो होता है वो बच्चों आपका आई होता है, सॉरी वी होता है। आर का जो विपरीत होता है बच्चों वो क्या होता है, आई होता है। तो आप कह सकते हो ये जो पहले और दूसरे पद में आपका संबंध है वो विपरीत के आधार पर है। वैसे आई और क्यू का विपरीत निकाल लो आप। आई का विपरीत क्या होता है बच्चों, आई का विपरीत आप सभी से पूछूं मैं तो क्या होता है, आई का विपरीत आर होता है। आप अल्फाबेट क्रम जब पढ़े होंगे बच्चों तो आप सबको पता होगा अल्फाबेट सीरीज। और क्यू का क्या होगा बच्चों, जे होगा, क्यू का विपरीत जे होगा। तो आर जे ये किस ऑप्शन में दे रखा है, आर जे बच्चों ये किस ऑप्शन में आपको देखने को मिल रखा है बच्चों। अगर बात करें आर और जे की, ये आपको किसी ऑप्शन में नहीं देखने को मिल रखा है बच्चों, तो कह सकते हो कि किसी न किसी ऑप्शन में बच्चों आर जे होना चाहिए था। तो कह सकते हो कि एक ऑप्शन को काट के आप आर जे कर लो, क्योंकि बच्चों प्रश्न में तो आपको ये टाइपिंग में कुछ मिस्टेक हो गया होगा बच्चों टाइप करते वक्त। और बाकी बच्चों पेपर में अगर आपके ऐसे गलत होता है तो डायरेक्टली उसका मार्क्स जो है आपको मिल जाएगा। कहने का अर्थ है बच्चों कि उसमें आप मार्क्स आपको कटने वाला नहीं है, क्योंकि वो बच्चों भर्ती बोर्ड की गारंटी मतलब गलती होती है तो उसका नंबर आपको दे दिया जाता है। तो आर जे बच्चों ऑप्शन नंबर बी में अभी हमने बनाया, तो ऑप्शन नंबर बी को आप करेक्ट कर सकते हो। आते हैं अपना अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न आपका दे रखा है बच्चों, दिए गए विकल्पों में आपको उस पद का चयन करना है जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। आप देख रखे होंगे बच्चों कि इनमें आपको एक ही तरह के समान प्रश्न काफी देखने को मिल रखे होंगे बच्चों। प्रैक्टिस सेट में इनमें हम लोग ने आपके प्रश्न भी ज्यादा रखे हैं, टोटल नंबर ऑफ प्रश्न जो है वो 50 रखे हैं। जनरली आपका 37-38 प्रश्न आपके रीजनिंग से आता है, तो कह सकते हो प्रश्न इसमें ज्यादा रखे हैं बच्चों, इसीलिए समान प्रश्न हम लोग रख के आपको सॉल्व करा रहे हैं, जैसे आपकी प्रैक्टिस जो है बच्चों वो बेहतर हो। अब देखो बीसीई को 10 लिख रहा है तो के एम क्यू को क्या लिखेगा। अगर बीसीई की बात करें, इसका बच्चों क्या लिख रहा है 10 रखा है, तो आपको के एम क्यू का 10 कैसे लिखेगा बच्चों। जैसे इसका जो प्रश्न होता है जनरली अल्फाबेट के नंबर के आधार पर होता है, बी का जैसे 2 होता है, वैसे बात करें सी की बच्चों तो सी का आपको पता होगा 3 होगा, अगर ई की बात करें 5 होगा, तीनों को आप ऐड करोगे 10 आ जाएगा। वैसे ही के एम क्यू का भी निकाल लो बच्चों, के का क्या होता है, एम का क्या होता है, क्यू का क्या होता है। अगर बात करें के एम क्यू तो क्या होगा बच्चों, के का 11 होता है, के का 11 होता है, एम का क्या होता है बच्चों, एम का 13 होता है, क्यू का क्या होता है बच्चों, क्यू का 17 होता है। कितना होता है, क्यू का 17 होता है। अब बच्चों 13 + 17 और प्लस 11 आप इनको ऐड करो, लास्ट में 1 आएगा। 1 आपका किसमें किसमें, इसमें है, इसमें सब में है बच्चों। तो कह सकते हो 1 पे वो होगा नहीं, तो फिर आप सभी को और ऐड कर लोगे तो क्या होगा बच्चों, तो 11 होगा, 11 1 बोरो 1 गया, फिर उसके बाद 1 1 1 3 मतलब 4, कुल मिलाकर आपका कितना होगा बच्चों 41 होगा। 41 किस ऑप्शन में मिल रखा है, 41 आपका ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं बच्चों अपना अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रखा है बच्चों, ये आपसे पूछ रखा है कि दिए गए विकल्पों में आपको उस पद का चयन करना है। वही ठीक एज इट इज प्रश्न है बच्चों, लेकिन आपका ये शब्द आधारित है ना, शब्द आधारित है बच्चों। तो तितली से कीट में किस प्रकार का रिलेशन नजर आ रहा है, ठीक उसी प्रकार का रिलेशन और सांप और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताओगे। ठीक है बच्चों, आपको पता होगा तितली और कीट में किस प्रकार का रिलेशन है बच्चों। अगर पता होगा तो आप इसका आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा। आपको बच्चों जो तितली है ये कह सकते हो आप बच्चों कीट वर्ग का, मतलब कीट वर्ग का प्राणी है। दैट मीन कह सकते हो बच्चों जो तितली है ये कीट वर्ग में आता है। वैसे ही सांप दिए गए ऑप्शंस में से किस वर्ग में आता है, क्या कोबरा, ये तो बच्चों सांप का प्रकार है, वर्ग तो है नहीं। अजगर ये भी सांप का प्रकार है।
तो कह सकते हो जो आपका सांप है वो किस वर्ग में आएगा बच्चों, सरीसृप के वर्ग में आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसको आप करेक्ट दोगे। ठीक है बच्चों, आते हैं अपना अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रखा है, ये आपसे पूछ रखा है निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में अगले शब्द की आपको पहचान करना है। बच्चों निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला जो चल रही है इनमें आपको क्वेश्चन मार्क के स्थान यानी आप कह सकते हो अगला स्थान बताना है। तो क्या होगा बच्चों, देखो पहला में ए से बी हो रहा है, बी से सी हो रहा है, सी से डी हो रहा है। पहले के लिए क्या है बच्चों, +1 +1 +1 +1 इस तरीके से हो रहा है। वैसे ही दूसरे पद के लिए देखोगे बच्चों, से वाई हो रहा है -1 हो रहा है, वाई से एक्स हो रहा है -1 हो रहा है, एक्स से डब्ल्यू हो रहा है -1 हो रहा है। तो बच्चों अगला भी, इसके अगले क्या होगा, इसमें एक डी में ऐड करोगे तो बच्चों ये ई होगा। वैसे ही डब्ल्यू में एक माइनस करोगे तो आपके पास कितना आने वाला है, डब्ल्यू में बच्चों जब एक माइनस करोगे आप तो आपके पास क्या आने वाला है बच्चों, मैं तो आपको बता दूंगा लेकिन आप बताओ बच्चों इसका। तो W का बच्चों क्या आने वाला है, W के पहले V आता है। इस प्रकार भी देख सकते हो, ऐसे भी देख सकते हो बच्चों। आपका ये देखो A Z, A जो है A का विपरीत Z लिखा है, B का विपरीत Y लिखा है, C का विपरीत X लिखा है, D का विपरीत W लिखा है। वैसे बच्चों E का विपरीत अगला क्रम V होगा। ठीक, इस बेस पे भी सही हो सकता है। EV आपका ऑप्शन नंबर A में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर A बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न आपका क्या पूछ रखा है, अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं बच्चों। ये आपसे क्या पूछ रखा है, ये पूछ रखा है आपसे निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में अगले शब्द की आपको पहचान करना है। ठीक बच्चों, अब देखो एक एक करके हम निकाल सकते हैं। सी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 3 होती है। ई की कितनी होती है बच्चों, ई की 7 होती है। जी की कितनी होती है, जी की आपको पता होगा बच्चों कितनी होती है, 11 होती है। जी की कितनी होती है, सॉरी बच्चों ई का 5 होता है, गलती हो गई। जी का कितना होता है, 7 होता है। के का कितना होता है बच्चों, 11 का होता है। एम का कितना होता है आपका, एम का 13 होता है। अब देखो बच्चों 3 5 7 11 ये सब आपका विभाज्य संख्या है, दैट मीन किसी से डिविजिबल ना होने वाली है। तो 13 के बाद अगली संख्या क्या होगी बच्चों, 13 के बाद अगली संख्या 17 होगी। तो 17 के स्थान पर मतलब 17 किसका अल्फाबेट में स्थान है, क्यू का है। तो क्यू किसी ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आता हूँ बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या है, ये आपसे पूछ रखा है एक कक्षा में स्वर्ण का ऊपर से 16वां स्थान है। बच्चों क्या कह रखा है, सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है। ये कह रखा है कि कक्षा में स्वर्ण का ऊपर से 16वां स्थान है, ऊपर से इसका 16वां स्थान है और नीचे से छठा है। नीचे से कौन सा है बच्चों, नीचे से छठा है। ठीक, कह रखा है कि कक्षा में कुल कितने छात्र होंगे। क्या कह रखा है बच्चों, कक्षा में कुल कितने छात्र होंगे। बच्चों सिंपल सा प्रश्न है, इन दोनों को टोटल कर लो, -1 कर दो ना। एक के लिए 2 सीट तो हो नहीं सकती, इसलिए -1 करना पड़ेगा। n-1 इसका फॉर्मूला होता है। तो n क्या होगा बच्चों, इन दोनों का टोटल नंबर होगा 16 प्लस 16वां है और प्लस छठा है। 16 + 6 कितना हो गया बच्चों आपका, 16 + 6 ऐड करोगे 22 हो गया। 22 में से 1 माइनस कर दो तो आपका कितना बचा, 21। टोटल नंबर ऑफ स्कूल में स्टूडेंट कितना है, 21 है। तो 21 किस ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं बच्चों अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रखा है, ये आपसे पूछा है अगर कल के पहले दिन रविवार था, कल का पहला दिन रविवार मतलब आज मान लें, उसके एक दिन पहले कल होगा ना बच्चों, कल के पहले का दिन। अगर कल के पहले का दिन रविवार है तो आने वाले कल के बाद का दिन क्या होगा। ये आज है, ये कल है, ये आने वाला कल है, ये बच्चों आपका पहले का दिन है। अगर यहाँ पे पहले दे रखा है रविवार होगा तो आपको यहाँ बताना है कौन सा दिन होगा। सिंपल बच्चों, रविवार के बाद क्या आता है, सोमवार होता है, उसके बाद मंगलवार आता है, बुधवार आता है, फिर उसके बाद बृहस्पतिवार आता है यानी गुरुवार आता है। तो किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में गुरुवार दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ बच्चों इनसे रिलेटेड प्रश्नों में आपको कोई चर्चा, सॉरी बच्चों आपको कोई दिक्कत नहीं होती होगी। ठीक, अगला प्रश्न आते हैं, देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रखा है। प्रश्न नंबर बच्चों आपका जो 23 है, ये क्या है, ये पूछ रखा है आपको शुक्रवार को गणतंत्र दिवस के अवसर पर छुट्टी थी, अगले महीने को 15 तारीख फिर से छुट्टी थी, 15 तारीख को कौन सा दिन होगा। बच्चों जो कह रखा है कि शुक्रवार को गणतंत्र दिवस था, उसके बाद कह रखा है कि मतलब अगले महीने की 15 तारीख को फिर से छुट्टी थी। ठीक, उसके बाद कह रखा है कि 15 तारीख को कौन सा दिन होगा, इसी 15 तारीख को कौन सा दिन होगा। बच्चों गणतंत्र दिवस आपका कब मनाया जाता है, सिंपल सा प्रश्न है। गणतंत्र दिवस आपका मनाया जाता है 26 जनवरी को मनाया जाता है। तो 26 जनवरी, जनवरी के बाद क्या आता है बच्चों, फरवरी आता है, मार्च आता है, अप्रैल आता है, मई आता है, फिर उसके बाद जून आता है, फिर उसके बाद बच्चों जुलाई आता है, फिर उसके बाद अगस्त आता है। तो आपके अगस्त में 15 तारीख को आपको बताना है। ठीक, 15 तारीख को, सॉरी बच्चों 15 तारीख को फिर से कौन सा दिन होगा, अगले महीने, सॉरी बच्चों अगले महीने का पूछा, 15 अगस्त से आपका कोई मतलब नहीं था, आप इसको काट सकते हो। कह रखा है अगले महीने का ही बच्चों पूछ रखा है। शुक्रवार को अगर गणतंत्र दिवस है मतलब 26 जुलाई को गणतंत्र दिवस है। उसके बाद कह रखा है फरवरी के 15 तारीख को कौन सा दिन होगा, फरवरी के 15 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो बच्चों एक एक करके आप सिंपल निकाल सकते हो, आपको पता होगा विषम दिन का फॉर्मूला। अगर 31 दिन है ना, 31 दिन है विषम दिन होगा, अगर उतना होगा तो
कुछ हो सकता है, या तो फिर नंबर ऑफ डेज आप काउंट कर लें। जैसे कह सकते हैं 26 से इसमें कितना दिन बचा, 31 का महीना होता है। कितने का महीना होता है बच्चों, 31 का। 31 में से अगर आप 26 को माइनस कर दो तो आपके पास कितना आने वाला है, 5 दिन। 31 में 5 ऐड करो, 26 में 5 ऐड करोगे 31 आएगा, तो 5 दिन इसमें बचे और इसमें 15वें दिन बताना है, तो 15 दिन इसमें और ऐड कर सकते हो। 15 बचा ना बच्चों, मतलब 15 हुआ। 15 तारीख को बताना, तो 15 इसमें हो गया, 15 प्लस 15 5 कितना हो गया, 20 हो गया। अब 20 को आप 7 से भाग दो, जितना शेषफल बचे उसमें आप दिन ऐड कर सकते हो। ठीक, उसमें दिन ऐड करोगे। आप देखो इसमें दोगे तो क्या होगा, 7 20 को अगर भाग दोगे तो बच्चों दूना ही जाएगा, 7 दूनी 14 होगा, 14 होगा तो शेषफल 6 बजेगा। मतलब कह सकते हो बच्चों शुक्रवार, मतलब शुक्रवार गणतंत्र दिवस के 6 दिन ऐड करोगे उसमें शुक्रवार में, तो आपका अगला दिन मिल जाएगा ना। 6 शेषफल बचा तो 6 ही ऐड करोगे। शुक्रवार से जोड़ लो बच्चों 6 दिन आप, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार मतलब यानी बच्चों गुरुवार। तो गुरुवार किसी ऑप्शन में क्या दे रखा है, तो आप देखोगे बच्चों गुरुवार आपका ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रखा है, ये आपसे पूछ रखा है किसी कोड भाषा में अगर सिस्मो को TEJSNO लिखा जाता है तो उसी कोडित भाषा में बच्चों अर्थ को क्या लिखेगा। बच्चों आप सभी को पता होगा ये प्रश्न कहाँ से पूछ रखा है, कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। तो आपको बताना है सिस्मो को अगर इस भाषा में कोडित कर रखा है तो अर्थ को किस प्रकार उसी कोड भाषा में लिखेगा। अब डायरेक्टली हम लोग एक चर्चा करते हैं बच्चों, ये सिस्मो से कैसे आपको ये लिख रखा है, तो आप कर सकते हो TEISMO से ये किस प्रकार आपका TEJSNO लिखा है। अब देखो S से T में कैसे जा रहा है, S से T में कैसे जा रहा है, कितने का परिवर्तन आपको S से T में देखने को मिल रखा है बच्चों, तो आप पाओगे कि +1 का परिवर्तन देखने को मिल रखा है। दैट मीन कह सकते हो उसके स्थानीय मान में +1 जोड़ा जा रहा है। वैसे सिस्मो मतलब सिस्मो में E का देखोगे, E से E में जा रहा है बच्चों, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, कहने का अर्थ बच्चों दूसरे प्लेस के लिए 0 हो रहा है। I से J में जा रहा है तो I से J में जाने के लिए +1 हो रहा है ना, इसका 9 होता है इसका 10 होता है, तो कह सकते हो आप बच्चों +1 का चेंज हो रहा है। फिर बच्चों उसके बाद देखो सेम एज इट इज है, मतलब कहने का मतलब है कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। फिर M के बाद N है, इसमें भी +1 का आपको चेंज देखने को मिल रखा है। उसके बाद O से O में चेंज 0 देखने को मिल रखा है, मतलब किसी का चेंज नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है। ठीक, तो बच्चों देखो क्या चल रही है, +1 कर रहा है, फिर 0 कर रहा है, फिर +1 कर रहा है, फिर 0 कर रहा है, फिर +1 कर रहा है। तो एज इट इज हम लोग बच्चों अर्थ का निकाल लेंगे। अर्थ में अगर आएंगे EARTHD, देखो पहले में एक चेंज हो रखा है तो E का क्या हो जाएगा बच्चों, F हो जाएगा। अब देखो F पहले प्लेस के लिए केवल A में दे रखा है, केवल ऑप्शन नंबर A आपका सही हो जाएगा। कहने का अर्थ है बच्चों तो आपका ऑप्शन नंबर B, आपका ऑप्शन नंबर C, आपका ऑप्शन नंबर C पहले प्लेस से ही गलत है, तो ऑप्शन नंबर A ही बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आशा करता हूँ बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रखा है, ये कह रखा है किसी कोड भाषा में मास्टर को TBNSU लिख रहा है तो उसी भाषा में डांसर को क्या लिखेगा। तो मास्टर से किस प्रकार लिख रखा है, कोडिंग डिकोडिंग का ये भी बच्चों प्रश्न है। तो मास्टर्स को ये किस प्रकार TBNSFU लिख रखा है। M से T में जाने के लिए चेंजेस कितने का कर रखा है बच्चों, M से T में जाने के लिए आपको दिख रहा होगा बच्चों कि परिवर्तन इसमें बहुत ज़्यादा कर रखा है। अगर बीच की प्लेस की वैल्यू देखोगे, इसका प्लेस 1 है, इसका B है, इसके लिए कितने का चेंज हो रहा है, +1 का हो रहा है, जबकि इसके लिए बहुत ज़्यादा हो रहा है। आपको पता होगा बच्चों प्लेस वैल्यू बना के भी चेंज इसमें की जा सकती है, मतलब इधर उधर करके। तो S के बाद T आता है तो कह सकते हैं ST का चेंज क्रॉस में हो रहा है, ST का चेंज बच्चों +1 का क्रॉस में हो रहा है, वैसे MN का क्रॉस में हो रहा है। देखो यहाँ E है और यहाँ F है, इसके लिए बच्चों आप कह सकते हैं सेम एज इट इज +1 का चेंज हो रहा है बीच में, इसका भी आपका +1 करके क्रॉस में चेंज कर रखा है। एज इट इज आप डांसर को भी निकाल लो, किसको बच्चों, डांसर को भी निकाल लो। तो आपको पता होगा चाहे पहला चेंज बीच वाले का, तो बीच का पहले आप चेंज कर लो, A से जाएगा तो ये B में हो जाएगा। आप देखो B किस में दे रखा है, 2 में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर B में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर D में, तो ऑप्शन नंबर C, ऑप्शन नंबर A गलत है। फिर वैसे ही इसका प्लेस इधर लाओ बच्चों, N के बाद में N में +1 करोगे तो क्या आएगा, N में +1 करोगे तो क्या आएगा बच्चों, आपके पास O आएगा, O आएगा। अब देखो पहले प्लेस के लिए O केवल किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर आपका B में दे रखा है ना। ऑप्शन नंबर B में बच्चों केवल आपका पहले प्लेस के लिए ऑप्शन नंबर B में पहले प्लेस के लिए O दे रखा है, और किस में दे रखा है बच्चों, ऑप्शन नंबर D में दे रखा है। तो कहने का अर्थ है बच्चों अभी ऑप्शन नंबर B और D आपका होल्ड पे है,
वैसे ही अगला निकालेंगे, डी के बाद इधर क्रॉस करेंगे तो डी के बाद क्या आता है बच्चों, आपका ई आता है, तो ई आपका प्लेस नंबर 3 पे हो गया। ओ बी ई क्या तीनों में दे रखे हैं, बिल्कुल दे रखे हैं बच्चों। अगला भी निकालना पड़ेगा, इसका ई है, फिक्स कर लो, ई का फिक्स करोगे तो ई के बाद क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। ठीक, वैसे आर के बाद क्या आता है बच्चों, इधर लाओगे, आर के बाद एस आता है, सी के बाद क्या आता है, डी आता है। तो ओ बी ई एस एफ डी ये किस में दे रखा है, आपका केवल बच्चों ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी केवल सही आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ बच्चों ये भी प्रश्न आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। आते हैं अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ये कह रखा है यदि किसी कोड भाषा में चिकन को बच्चों DHJCLEO दे रखा है, क्या दे रखा है, DHJCLEO। ठीक, उसी कोड भाषा में फिश को क्या लिखेगा, फिश को क्या लिखेगा। अब बच्चों देख सकते हो चिकन को किस प्रकार लिख रखा है, उसी के अनुसार आप इसको भी लिख लोगे। ठीक, CHICKHEN चिकन है। अब देखो सी से चेंज कितने का हो रखा है बच्चों, सी से चेंज अगला कितने का हो रखा है बच्चों, कह सकते हो आप केवल एक का, कितने का बच्चों, केवल एक का, डी हो गया। एच देख रखो, एच को में कोई परिवर्तन नहीं, जीरो है। आई के बाद जे लिखा है, +1 का चेंज है बच्चों ना, तो सी के बाद एज इट इज सी ही लिख दिया है। कहने का मतलब ये भी बच्चों +1 0 फिर +1 ऐसे चेंजेस हो रहे हैं। तो फिश्न को भी आप ऐसे कर लो, FISHN फिश्न है। इसमें किस प्रकार का चेंज होगा, एफ का बच्चों एक प्रकार एक चेंज होगा, एफ के बाद क्या आता है, जी आता है ना। जी किस किस में दे रखा है आपका, और दे रखा होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी में। तो बी और डी आप होल्ड रखो, बाकी आपका ऑप्शन नंबर ए और सी गलत हो गया। आई को एज इट इज लिखना है बच्चों, क्योंकि आई के लिए कोई चेंज, दूसरे प्लेस के लिए कोई चेंज नहीं हो रहा है, आई दोनों में दे रखा है। वैसे ही एस पे आ जाओ, एस के लिए 1 चेंज हो रहा है, एस के बाद क्या आता है, टी आता है। अब देखो जबकि इसमें एस ही दे रखा है, तो कह सकते हो आप बच्चों इसके लिए चेंज हो रहा है, तो चेंज क्या होगा, GIT किस में दे रखा है, केवल ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, केवल ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आते हैं अपना अगला प्रश्न देखते हैं। काफी आसान प्रश्न है बच्चों, ये सब प्रश्न आपको बोनस पॉइंट के रूप में समझ लीजिए अंक देते हैं। ये प्रश्न क्या कह रखा है, निम्नलिखित विकल्पों में से आपको वह शब्द चुनना है जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। क्या प्रश्न है बच्चों, ये कह रखा है निम्नलिखित विकल्प में से आपको वो शब्द चुनना है जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। अब वो आपके पास शब्द क्या है, कारपेंटर है। कारपेंटर में CARPENTR इतनी स्पेलिंग्स है। आपको इन्हीं अल्फाबेट को यूज करके इनमें से क्या बनाया जा सकता है, क्या नहीं बनाया जा सकता, यही आपको बताना है। देखो कारपेंटर में बच्चों N है, इसमें भी N है, तो कह सकते हैं ये बना, N हो सकता है, E है, E भी है, C भी है, C भी है, T है, यहाँ पे भी T है, A है बच्चों, यहाँ पे भी A है, R है, R भी है, मतलब नेक्टर तो बनाया जा सकता है, तो ये इसका सही आंसर नहीं हो सकता। वैसे पेंटर देखते हैं, इसमें P है, इसमें भी P है बच्चों, इसमें A है, इसमें भी A है, इसमें I है, इसमें आई नहीं है, मतलब कह सकते हैं बच्चों PA तो ठीक है, PA है बच्चों लेकिन आई जो है ये कारपेंटर में मौजूद नहीं है, तो ये इसका प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। ये तो बनाया जा सकता था इसीलिए गलत हुआ, लेकिन ये नहीं बनाया जा सकता, लेकिन इसलिए ये एकदम इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में ये दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। ये अगला प्रश्न है, यदि फ्रेंड को किसी कोड भाषा में HUMJTK लिखा है, क्या लिखा है बच्चों, किसी कोड भाषा में फ्रेंड को HUMJTK लिखा है, उसी कोड भाषा में कैंडल को हम लोग क्या लिखेंगे। अब चेक कर लेते हैं फ्रेंड को किस भाषा में HUMJTK लिखा है। अब देखो FRIEND, जो बच्चों कोडिंग डिकोडिंग जिनका क्लियर होगा बच्चों उनको पता होगा कि ये प्रश्न आपके परीक्षा के लिए ऐसे प्रश्न कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग बच्चों आपको काफ़ी मार्क्स लेकर आती है आपके परीक्षा में, इसीलिए आप उसको ज़रूर तैयार करते चलिएगा। जैसे F है, F के बाद बच्चों ये कैसे लिख रखा है, आप यहाँ ध्यान से देखो HUMJTK, तो बच्चों ये किस प्रकार लिख रखा है, H से मतलब F से H किस प्रकार लिखा है, F के बाद कितने का चेंजेस होकर बच्चों H आ रहा है, तो +2 का चेंज होकर आ रहा है, +2 का चेंज मतलब उसके पोजीशन में +2 ऐड करके H आ रहा है ना। F के बाद G आता है, G के बाद H आता है, तो F में 2 जोड़ दोगे तो H आ जाएगा। वैसे ही R से U कब आएगा, जब इसमें आप +3 जोड़ोगे, मतलब इसके पोजीशन वैल्यू में +3 जोड़ोगे। I से M कैसे आएगा, इसकी जब पोजीशन वैल्यू में आप 4 जोड़ोगे। E से J कैसे आएगा, जब इसके पोजीशन वैल्यू में 5 जोड़ोगे। N से T कैसे आएगा बच्चों, जब इसके पोजीशन वैल्यू में 6 जोड़ोगे। और D से K कैसे आएगा, जब इसके पोजीशन वैल्यू में 7 जोड़ोगे। कहने का अर्थ है बच्चों ये श्रृंखला आपकी जो ये है ये किस प्रकार कोडित की गई है, जो कोडिंग मतलब इसकी कोडिंग कैसे की गई है, इसकी कोडिंग की गई है बढ़ते हुए नंबर में इसकी पोजीशन वैल्यू ऐड कर दी गई है। 2 ऐड किया, फिर 3 ऐड किया, फिर 4 ऐड किया, फिर 5 ऐड किया, फिर 6 ऐड किया, फिर 7 ऐड किया। वैसे ही हम लोग कैंडल को भी लिखेंगे CANDLE। ठीक, अब देखो बच्चों C है, C का पोजीशन वैल्यू कितना होता है, C का प्लस पोजीशन वैल्यू 3 होता है, 3 में 2 ऐड करोगे कितना आ जाएगा, E आ जाएगा। A की पोजीशन वैल्यू 1 होती है, इसमें 3 ऐड करोगे तो आपके पास D आ जाएगा ना बच्चों, E और D आ जाएगा। ठीक,
वैसे ही n की जो पोजीशन वैल्यू होती है उनमें आप 4 ऐड कर दो, उसमें 4 ऐड करोगे तो आपके पास कितना क्या मिलने वाला है बच्चों, r मिलने वाला है। n की पोजीशन वैल्यू जो है उसमें आप ऐड कर दो 5 ऐड करो, उसमें 5 ऐड करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है बच्चों, जब उसमें आप 5 ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, CAN तक हो गया। d में अगर 5 ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, ये बच्चों इसमें 3 इसमें 4 इसमें सॉरी इसमें 2 इसमें 3 इसमें 4 इसमें 5 ऐड करना, सॉरी बच्चों ठीक है। इसमें अगर d का 4 होता है 5 4 9, 9 किसका बच्चों होता है, 9 आपको पता होगा i का होता है, तो इसमें i बच्चों अगला निकालो ना निकालो, अगर यहाँ तक आंसर मिल रहा है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा EDRI ऑप्शन नंबर 1 में है, बी में नहीं है तो बी गलत है, सी में नहीं है सी भी गलत है, डी में नहीं है डी भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए में है, तो केवल ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर दोस्तों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रखा है, ये पूछ रखा है यदि a इक्वल टू माइनस इंडिकेट कर रखा है और c जो है आपको बच्चों मल्टीपल इंडिकेट कर रहा है, हम एक साइड इसको लिख सकते हैं, a इक्वल टू क्या इंडिकेट कर रहा है बच्चों, माइनस के साइन को इंडिकेट कर रहा है, c इक्वल टू किस साइन को इंडिकेट कर रहा है बच्चों, मल्टीपल के इंडिकेट कर रहा है। आगे प्रश्न देखते हैं, d जो है वो डिवाइड को इंडिकेट करता है, दैट मीन बच्चों प्रदर्शित कर रहा है, d किसको प्रदर्शित कर रहा है बच्चों, आपके डिवाइड को यानी कि भाग को कर रहा है। वैसे ही बच्चों इसमें देखो e जो है आपके एडिशन यानी कि प्लस को इंडिकेट कर रहा है, तो आपके सामने जो सिंबल दे रखे हैं कोड भाषा में बच्चों वो आपके सामने है, तो कोडित भाषा में इस प्रश्न का सिंबल आपके सामने a इक्वल टू माइनस है बच्चों, c इक्वल टू इंटू है, d इक्वल टू डिवाइड है और e इक्वल टू प्लस है। तो ठीक है बच्चों, इसी आधार पे हम लोग रख के इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं बच्चों। अब डायरेक्ट जहाँ जहाँ पर ये अल्फ़ाबेट दे रखा है वहाँ पे हम लोग डायरेक्टली क्या कर लेते हैं, वहाँ पे इसका डायरेक्टली सिंबल रख के सॉल्व कर लेते हैं। जैसे अगर 14c की बात करें, यहाँ 14 है तो c की जगह क्या रखना है बच्चों, हमें मल्टीपल रखना है तो मल्टीपल रखेंगे। उसके बाद 3a है, a की जगह क्या रखना है बच्चों, माइनस रखना है। फिर उसके बाद 12e है, e के प्लेस पे क्या रखना है, एडिशन का, तो एडिशन रखेंगे। उसके बाद d मतलब 4d है तो 4d के प्लेस पे हमें क्या रखना है बच्चों, डिवाइड का। अभी एज इट इज अकॉर्डिंग टू बॉड मास इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, इसके अकॉर्डिंग बच्चों बॉड मास के इसको अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, बॉड मास क्या होता है आप सभी जानते होंगे, ब्रैकेट ऑफ करोगे उसके बाद मल्टीपल, फिर सॉरी बच्चों उसके बाद डिवीजन, फिर मल्टीपल, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन करोगे। ठीक, अब देखते हैं इसके अकॉर्डिंग रखने पे हमारा सोल्यूशन क्या आता है। अब देखो सबसे पहले डिवाइड सॉल्व करोगे तो यहाँ 2 हो जाएगा बच्चों, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करोगे, यहाँ 14 3 कितना होता है बच्चों, 14 तिहाई कितना होता है, 42 होता है, कितना होता है 42 होता है। अब 42 करोगे उसके बाद क्या होता है बच्चों, पहले यहाँ डिवाइड किए उसके बाद मल्टीपल किए तो उसके बाद एडिशन करना होगा 12, तो 12 एज इट इज रखा जाएगा बच्चों, यहाँ पे 2 आप ऐड कर दोगे, 42 2 कितना होता है, 42 2 44, और 44 में से बच्चों आपको माइनस कितना करना है, 12 करना है। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर कितना बचने वाला है बच्चों, 32 बचने वाला, क्योंकि 44 में से अगर 12 आप माइनस कर दिए तो आपके पास आंसर क्या होगा, 32 होगा। तो बच्चों क्या 32 किसी ऑप्शन में दिया गया है, दिए गए ऑप्शन में से क्या 32 किसी ऑप्शन में है, तो आपको दिख रहा होगा कि ऑप्शन नंबर डी में 32 दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी बच्चों इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जिस प्रश्न का बच्चों आपको आंसर पता होगा वो हमसे पहले आप कमेंट में देने की कोशिश करना। अगला प्रश्न क्या है बच्चों, ये देखना इसमें प्रिंटिंग में थोड़ी मिस्टेक हुई है, इसको आप पहले सुधारें। एक मिनट बच्चों, पेन का जो वो है थोड़ा मतलब छोटा कर लेते हैं, दैट मीन बहुत बड़ा लिखा जा रहा है। अब देखो प्रश्न के अकॉर्डिंग बच्चों ये कह रखा है 879, यदि 879 इक्वल टू 8 है, ठीक है बच्चों, माइनस नहीं, इक्वल टू 8 है। वैसे 6 to 5 इक्वल टू 1 है, 586 इक्वल टू 9 है, तो बच्चों 785 इक्वल टू क्या होगा, 785 इक्वल टू क्या होगा बच्चों। यदि लिखा है इसका मतलब ये किसी कोडित भाषा में लिखा है, सीधा सीधा नहीं लिखा है, तो किस कोडित भाषा में लिखा है, दैट मीन बच्चों किस पैटर्न पे लिखा है, सबसे पहले फाइंड करते हैं। आप देखो यहाँ 8 है, इसके स्टार्टिंग में ही 8 है, ऐसा भी हो सकता है कि 8 डायरेक्ट लिख दे, लेकिन जबकि यहाँ 6 है यहाँ पे 6 नहीं है, तो इस आधारित नहीं हो सकता। आप देखो बच्चों इनमें क्या आप माइनस और एडिशन करो, क्या इसमें मल्टीपल और डिवाइड करो कि आपका ये आ जाना चाहिए, इसको सॉल्व करने पर ये आ जाए, या फिर बच्चों इसमें कुछ करो नंबर प्लेस बदलने पे आए, तो नंबर प्लेस पे संभव नहीं क्योंकि ये बच्चों 3 डिजिट का है और ये आपका सिंगल डिजिट का है, तो आप इसमें माइनस प्लस और मल्टीपल डिवाइड करके देखते हैं। तो बच्चों अगर हम लोग एक काम करें, इसको ए मान ले, इसको बी मान ले, इसको सी मान ले, तो क्या बच्चों बी प्लस सी करके माइनस हम लोग ए कर देंगे, आपका सोल्यूशन आ सकता है। b प्लस सी माइनस ए करें तो आपका सोल्यूशन क्या आ सकता है, आप चेक करके देख लो। 7 + 9 कितना होता है बच्चों, 16 होता है। 16 में से आप माइनस करना है आपको 8, तो आपके पास 8 बचेगा। पहले के लिए तो ये जो आपका इक्वेशन बना है आप इसको सेटिस्फाई कर रहा है एज इट इज, आप दूसरे के लिए चेक करोगे। 6 to 5 दे रखा है, इसमें इक्वल टू 1 शो करना है, तो क्या करते हैं b प्लस सी कर लेते हैं, b प्लस सी मतलब 2 + 5 कर लेंगे, उसके बाद a माइनस कर देंगे। a कितना दे रखा है बच्चों, 6 दे रखा है, तो 2 + 5 7 होगा, माइनस a मतलब माइनस बच्चों ए दे रखा है, ए 6 दे रखा है, तो आप इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा आपके पास, 1 आएगा, तो 1 आएगा, तो बिल्कुल बच्चों आपका सेटिस्फाई कर रहा है एज इट इज। आप तीसरा भी चेक कर लोगे, b प्लस सी होगा तो 8 + 6 हो जाएगा बच्चों, और माइनस क्या हो जाएगा इसमें से 5 हो जाएगा।
की जगह पे 5 है तो a माइनस करोगे तो 5 इसमें माइनस हो जाएगा, 8 6 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 14 आ जाएगा, माइनस इसमें से 5 करोगे। अब इसको सॉल्व करो बच्चों, 14 में से 5 माइनस करोगे 9 आ जाएगा। आप कह सकते हो कि ये बच्चों तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब चौथे के लिए एकदम करेक्ट आंसर, दैट मीन करेक्ट होगा। तो हम लोग चौथे के लिए सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। चौथा क्या है, 7 8 5 है, बी और सी का प्लस करते हैं, 8 प्लस 5 कर लेते हैं और माइनस 7 कर लेते हैं। तो क्या करोगे, 8 और 5 आप ऐड करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, और इसमें से 7 माइनस कर दोगे। जब इसको माइनस करोगे तो आपके पास आंसर कितना बच जाएगा बच्चों, आप इसमें से 13 में से 7 को माइनस कर दो तो आपके पास 6 बच जाएगा। क्या बच्चों, 6 किसी ऑप्शन में दे रखा है? बिल्कुल बच्चों, आपका ऑप्शन नंबर ए में 6 दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एज इट इज आते हैं बच्चों, अगला प्रश्न आपका देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रखा है, ये पूछ रखा है दिए गए विकल्पों में आपको बच्चों लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। तो बच्चों इस तरह के प्रश्न जो आते हैं जनरली आप उनको कैसे सॉल्व करते हो बच्चों? जनरली आपने अगर क्लास 12 में डिटर्मिनेंट पढ़ा होगा, क्लास 12 और 11 में, तो आपको पता होगा ये बहुत, जो बच्चे डिटर्मिनेंट अच्छे से पढ़े होंगे वो इसका सोल्यूशन आसानी से निकाल लेंगे। या तो बच्चों आप हॉरिजॉन्टली चलो, या तो आप वर्टिकली चलो, या तो हॉरिजॉन्टली चलो या तो वर्टिकली चलो। आपके पास फ्रीडम क्या होता है बच्चों, इनमें से कुछ भी प्लस माइनस करने का फ्रीडम होता है, लेकिन जो पहले रो में अप्लाई करोगे या फिर कह सकते हो पहले कॉलम में अप्लाई करोगे, वही बच्चों दूसरे में भी अप्लाई करके आना चाहिए, वही तीसरे में भी अप्लाई करके आना चाहिए। अब देखो पहले में हम लोग देख सकते हैं, अगर बच्चों 8 7 से क्या करें, 8 7 6 में कि 90 हमारे पास आ जाए, ऐसा हम लोग इनमें क्या करें बच्चों, जैसे 8 7 6 से 90 आ जाए। अगर बच्चों इन दोनों का हम मल्टीपल कर दें, इन दोनों का मल्टीपल कर दें या फिर इन दोनों का एडिशन कर दें और इसका मल्टीपल कर दें, 2 का एडिशन और 1 का मल्टीपल करें तो आंसर आ जाएगा। पहले इसका मल्टीपल करके देखते हैं। 8 7 जा बच्चों कितना होता है, 8 8 64, 8 7 जा 56, 57 का जब मल्टीपल आप 6 करोगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना। तो कह सकते हो आप इनका, सॉरी बच्चों 56 आएगा, उसमें 6 ऐड करोगे तो ये 90 आएगा नहीं, इन दोनों का मल्टीपल करके इसको ऐड करोगे तो नहीं आएगा। अब क्या इन दोनों को ऐड करके इससे मल्टीपल करें, आंसर आ जाएगा। 8 इंटू 7 कर दें बच्चों, 8 इंटू 7 कर दें, सॉरी बच्चों 8 प्लस 7 कर दें, 8 प्लस 7 करके इंटू 6 से कर दें। 8 प्लस 7 कितना होगा बच्चों, आपके पास 15 होगा, 15 इंटू 6 करोगे तो 15 छक्का 90 होता है बच्चों, आप सब जानते होंगे, एकदम सेटिस्फाई कर रहा है। वैसे ही दूसरे आपको चेक करोगे दूसरे कॉलम को, देखो 7 6 का प्लस करना है, 7 और प्लस 6 करना है, और इसमें मल्टीपल कितने का करना है बच्चों, 5 का मल्टीपल करना है। 7 6 कितना होता है, 7 6 13 होता है, 13 का मल्टीपल 5 से करना है तो आपका 65 आएगा। तो बच्चों बिल्कुल 65 दे रखा है, ये भी आपका सेटिस्फाई कर रहा है। एज इट इज इसको भी चेक कर लेते हैं, 6 5 का मल्टीपल, 6 5 का एडिशन कर लेते हैं, 6 5 प्लस 5 का एडिशन कर लेंगे बच्चों। उसके बाद क्या करेंगे, इसका मल्टीपल कर देंगे जो आपका 4 है, तो 6 5 कितना हो जाएगा आपके पास, 11 होगा। 6 5 कितना होगा बच्चों, 11 होगा, इंटू इसका 4 करोगे तो कितना हो जाएगा, इसका मल्टीपल बच्चों बन के आपके पास 44 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो 44 आपका किस ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए बच्चों एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं बच्चों आप सब इसको समझ गए होंगे। जो बच्चे रेलवे की तैयारी कर रहे होंगे बच्चों, इनको तो ये प्रश्न आप बहुत आसानी से आते होंगे, क्योंकि रेलवेज में इस तरह की रीजनिंग आपसे बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। अगला प्रश्न आपका बच्चों क्या दे रखा है, ये डायरेक्शन और डिस्टेंस से रिलेटेड है। ये आपका पूछ रखा है कि श्याम अपने मित्र के घर जाता है, किसके घर जाता है, मित्र के घर जाता है, जो उसके घर से सीधा 10 किलोमीटर दूर है। बच्चों सीधा जाएगा वो 10 किलोमीटर, किस तरफ जाएगा, डायरेक्शन आपको निर्धारित नहीं की गई है कि ईस्ट में जाएगा, वेस्ट में जाएगा या किधर भी जाएगा बच्चों, ये आपको पता नहीं है, उत्तर दक्षिण कुछ भी पता नहीं है। तो आप सीधा उसको कहाँ भेज दो बच्चों, 10 किलोमीटर भेज दो, किसी डायरेक्शन में आप 10 किलोमीटर उसको सीधा भेज दो। ठीक है, वो 10 किलोमीटर गया बच्चों सीधा, उसके बाद वहां से वापस लौटते वो दाएं मुड़ा। अगर उसको ऊपर भेज रहे हो तो उसका दाएं किधर होगा बच्चों, इस साइड होगा ना, उसका दाहिना इस साइड होगा। अगर आप सीधे जाओ तो आपका दाहिना इस साइड होगा, तो उधर चल के वो बच्चों कितना चलता है, मुड़ के 2 किलोमीटर चलता है। फिर बच्चों वो अपने दाएं मुड़ जाता है, फिर अपने दाहिने मुड़ता है, दाहिने मुड़ के वो कितने किलोमीटर चलता है बच्चों, फिर अपने दाहिने मुड़कर वो 10 किलोमीटर चलता है। ठीक, अब आपको दिख रहा होगा बच्चों वो 10 किलोमीटर सीधे गया था, उतना ही 10 किलोमीटर लौटा है, बल्कि अपने जो घर के मतलब अपने मित्र का घर है उससे 2 किलोमीटर और चला है, किस साइड, मतलब इस साइड चला है बच्चों। ठीक, अब देखो एक प्रॉपर्टी होती है, जब 2 भुजाएं सेम होती हैं तो मतलब जब 2 भुजा सेम हो, जितना जाओगे आप उतना भी आ भी गए होगे, तो जितना आप पैरेलली ट्रैवल कर रहे होगे बच्चों उतना आपकी इसमें डिस्टेंस पूछी गई है तो वही आपकी डिस्टेंस हो जाएगी। कैसे, देखो बच्चों अगर ये 2 किलोमीटर अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल, तो ये भी आपका 2 ही किलोमीटर हो जाएगा। अगर बच्चों इसको चतुर्भुज की प्रॉपर्टी से देखें, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी से देखें बच्चों, चतुर्भुज नहीं रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी से अगर हम लोग इसको देखते हैं तो क्या ये भी 2 किलोमीटर नहीं हो जाएगा। अगर ये 10 किलोमीटर है, ये 10 किलोमीटर है, तो ये दोनों सेम है, जब 2 सेम हो तो बच्चों अपोजिट दोनों सेम होती है, तो ये 2 किलोमीटर है तो ये भी आपका 2 किलोमीटर हो जाएगा।
अब देखो बच्चों 2 किलोमीटर आपके किसी ऑप्शन में दे रखा है, बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है बच्चों, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका बच्चों ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये इसका एंडिंग पॉइंट है। यही आपसे पूछा है स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट की आपकी डिस्टेंस कितनी है, मतलब जहाँ से चलता है और जहाँ पे वो रुकता है उसके बीच की वो दूरी कुल कितनी है। तो आपने देखा उसके बीच की कुल दूरी कितनी है बच्चों, उसके बीच की कुल दूरी 2 किलोमीटर है। ठीक, आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न है आपका। ये आपसे पूछा गया है कि नीचे प्रश्न में 1 या 2 वक्तव्य दिए गए हैं, वक्तव्य मतलब बच्चों कथन दिए गए हैं। ठीक, और जिनके आगे 2 निष्कर्ष दिए हैं। ठीक है, 2 निष्कर्ष भी आपको दे रखे हैं, उनको मान्यताएं भी आप कह सकते हो। आपको बताना है पहला और दूसरा जो निष्कर्ष निकाला गया है उसको विचार करके बताना है क्या वो बच्चों सत्य है। अकॉर्डिंग टू द कथन, दैट मीन बच्चों कथन के आधार पे ही आपको बताना है कि वो सत्य है या फिर मतलब जो निष्कर्ष है वो सही है कि गलत है। लेकिन आपको इसमें एक चीज ध्यान रखना होगा कि वास्तविक लाइफ से आपको इसमें कुछ मतलब नहीं है, मतलब चाहे वो कथन गलत ही दे रखा हो, कथन के आधार पर आप निष्कर्ष फाइंड करोगे। ठीक है, अब देखते हैं कथन क्या दे रखा है। ये दे रखा है बच्चों सभी लड़के लंबे हैं। पहला क्या कह रखा है बच्चे, अगर हम इसको लड़के माने तो जो लड़के हैं सभी वो लड़के सारे कितना है बच्चों, लंबे हैं। क्या है, जो लड़के हैं वो सभी लंबे हैं, तो इसको हम लंबे का उदाहरण दे सकते हैं। ठीक बच्चों, उसके बाद क्या रखा है राजीव लड़का है, राजीव लड़का है, तो बच्चों राजीव को इसकी श्रेणी में रख सकते हैं, लड़कों की श्रेणी में राजीव को भी रख सकते हैं। अब निष्कर्ष देखो, निष्कर्ष आपका क्या रखा है कि राजीव लंबा है। बच्चों सारे लड़के के अंदर जब राजीव है तो राजीव तो लड़का ही है, तो लड़का लंबा है तो मतलब राजीव भी लंबा है, तो पहला कथन आपका सही, दैट मीन पहला निष्कर्ष आपका बच्चों सही है। अब दूसरा निष्कर्ष देखते हैं, राजीव लंबा नहीं है। बच्चों सारे लड़के लंबे हैं और राजीव भी लड़का लंबा है, तो जब प्रश्न में मतलब कथन में साफ साफ कह रखा है कि सभी लंबे हैं तो और उसके साथ राजीव भी लंबा है, तो आप कैसे कह सकते हो कि राजीव लंबा नहीं है, तो आपका दूसरा निष्कर्ष गलत हो जाएगा। तो कौन सा सही है बच्चों, केवल पहला निष्कर्ष सही है, वो आपका ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, केवल एक निष्कर्ष एक सही है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कोई इसमें हाइपर रीजनिंग नहीं थी। आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है, दी गई प्रश्न में आपको त्रिभुजों की कुल संख्या बतानी है। क्या बताना है बच्चों, इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या। आप कैसे फाइंड करोगे, सबसे आसान जो विधि है बच्चों क्या है, पहले सिंगल मतलब जो केवल एक त्रिभुज का बन रहा है उसको फाइंड कर लो। एक त्रिभुज को रिलेटेड कितने त्रिभुज हैं, 2 को रिलेटेड कितने हैं, 3 को रिलेटेड कितने हैं, मतलब एक त्रिभुज को लेकर जो त्रिभुज मतलब सिंगल त्रिभुज जो बन रहे हैं उसको पहले आप सबसे पहले फाइंड कर लोगे। उसके बाद क्या फाइंड करने वाले हो बच्चों, उसके बाद आप मतलब एक आकृति वाले त्रिभुज फाइंड करोगे, फिर 2 आकृति वाले त्रिभुज फाइंड करोगे, फिर 3 आकृति वाले फाइंड करोगे। उसके बाद बच्चों आपको कहीं दिख रहा होगा इसमें 6 आकृति वाले त्रिभुज, जैसे 1 2 3 4 5 6, तो 6 आकृति वाले त्रिभुज भी इसमें देखने को मिल रखा है, तो आप इसको भी फाइंड कर लोगे। ठीक, अब देखो एक आकृति वाले कितने हैं, देखो बच्चों सिंपल काउंटिंग 1 2 3 4 5 6, तो कुल मिलाकर कितने हैं बच्चों आपके, ये 6 हैं। ठीक, 6 तो ये सामने दिख रहे हैं। और 2 वाले कितने हैं बच्चों, 2 वाले तो देख सकते हो आप, एक ये हो गया ना, एक ये हो गया बच्चों, एक ये आपका ये हो गया और एक ये हो गया। आपको 3 साफ दिख रहे हैं, एक ये और एक ये, एक बच्चों ये, एक ये और एक ये, 3 आपके पास हो गए 2 आकृति वाले। अब वैसे ही बच्चों आप फाइंड कर लोगे 3 आकृति वाले भी त्रिभुज ना, सॉरी बच्चों इरेज कर लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। आपने 2 तक फाइंड कर लिया, वैसे एज इट इज हम लोग 3 के लिए भी फाइंड करते हैं बच्चों। तीसरे के लिए देखते हैं, 3 जो मतलब 3 आकृति लेकर त्रिभुज बना है। आप देखो सिंगल, सबसे पहले इधर का एक 3 लेकर आकृति बना है कि नहीं, 3 आकृति वाला त्रिभुज लेकर बना है एक त्रिभुज, तो 1 2 3, तो आपके पास ये 3 हो गया। ऐसे इसके अपोजिट में देख सकते हो बच्चों, ये भी 3 बना है ना, कुल मिलाकर कितने हो गए, 2 हो गए। अब देखो बच्चों 2 आपने देख लिया, आपको एक त्रिभुज ये दिख रहा होगा। अगर हम लोग बात करें एक त्रिभुज बच्चों ये भी दिख रखा है, इधर से लेंगे हम और इसको ऐसे मिला देंगे। इसमें आकृति कितनी है, 1 है बच्चों, 2 है और 3 है। वैसे इसके अपोजिट में देखो, 1 आकृति है, 2 आकृति है, 3 है, ये 1 है, ये 2 है और बच्चों ये आपका तीसरी आकृति है ना। कुल मिलाकर 3 आकृति आपको दिखी, तो कुल मिलाकर बच्चों 3 आकृति वाले त्रिभुज आपको कितने दिखे बच्चों, आपने अभी तक 4 देख लिए। वैज इट इज बच्चों, एज इट इज इतना देखा। उसके बाद देख रखे होगी ये लाइन, ये लाइन से देखो बच्चों, ये लाइन देख रहे हो, 1 त्रिभुज 2 त्रिभुज 3 त्रिभुज, वैसे अपोजिट में 1 त्रिभुज 2 त्रिभुज 3 त्रिभुज ना, तो कुल मिलाकर आपको कितने 3 आकृति वाले त्रिभुज दिख रहे हैं बच्चों, आपको 6 दिख रहे हैं, तो 6 लिख लोगे। वैसे एक आकृति वाला आप फाइंड कर लो, एक आकृति वाला बच्चों सिंपल, ओ सॉरी 6 आकृति वाला फाइंड कर लो। 6 आकृति वाला बच्चों देखोगे आप कि सीधा एक ही त्रिभुज है ना, 1 2 3 4 5 6, 6 आकृति वाला एक ही त्रिभुज है, इसकी जगह 1 कर लोगे। अब आप टोटल काउंटिंग कर लो कितने त्रिभुज हुए, 6 3 9 बच्चों, 6 3 9, उसके बाद 6 15 1 16, कितने त्रिभुज आपको देखने को मिल रखे हैं इसमें, कुल बच्चों 16 देखने को मिल रखे हैं। कितना, 16 देखने को मिल रखे हैं। तो 16 बच्चों आपका किस ऑप्शन में है, नहीं बच्चों 6 6 12 होता, 12 3
सॉरी बच्चों, 12 3 15 1 16, 16 आपके किस ऑप्शन में देखने को मिल रखे हैं? ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रखे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं बच्चों इसका आप आंसर आसानी से निकाल पाओगे। अगर ऐसे परीक्षा में प्रश्न देखने को मिले आपको त्रिभुज से रिलेटेड, तो आप उसका आंसर आसानी से निकाल सकोगे। अगला प्रश्न देखते हैं। ये बच्चों आपसे पूछ रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख पुरस्कार, पुलित्जर और पुरस्कार और ऑस्कर के बीच को संबंध दर्शाता है? देखो बच्चों, जो पुरस्कार है वो पुलित्जर पुरस्कार और ऑस्कर, ये दोनों भी पुरस्कार हैं, तो ये आपके पुरस्कार के अंतर्गत आ सकता है। तो इसको फाइंड करते हैं। ठीक है बच्चों, देखो अगर पुरस्कार की बात करें, पुलित्जर पुरस्कार की बात करें और बच्चों ऑस्कर की बात करें, इनमें आपको किस तरह की समानता देखने को मिल रखी है? किस तरह की बच्चों आकृति, मतलब इसमें समानता देखने को मिल रखी है? बच्चों अगर बात करें पुलित्जर की और ऑस्कर की, ये भी एक प्रकार के पुरस्कार हैं, दो अलग अलग मतलब पुरस्कार के प्रकार हैं। तो दो अलग आकृति में आप इसको रख सकते हो कि नहीं रख सकते हो? एज इट इज रख सकते हो। उसके बाद बात करें पुरस्कार, बच्चों पुरस्कार ये दोनों हैं, तो दोनों को पुरस्कार के अंतर्गत रख सकते हो। तो आपको इस तरह की वेन आकृति किस में देखने को मिल रखी है? क्या ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा है, बी में देखने को मिल रखी है, सी में या फिर डी में? तो आप ध्यान से देख पा रहे हो बच्चों, आपको इस तरह की आकृति ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए एकदम सटीक आंसर हो जाएगा। आते हैं बच्चों अपना अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। ये आपसे क्या पूछा है? ये आपसे पूछा है कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करेगी? क्या पूछा है बच्चों? इसमें से ऐसी कौन सी आकृति है जो आकृति आपके प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करेगी? अब बच्चों इसमें एक समानता देखो, क्या देखने को मिल रखा है? देखो इस साइड अगर है तो इधर बनेगा, तो इस साइड यहाँ पे होगा ना, इस साइड पे ये लाइन तो कंफर्म है बच्चों होनी है। उसके बाद डबल लाइन ये भी होनी है। अगर बात करें तो दूसरी लाइन भी यहाँ से होनी है, इसमें देख सकते हो, तभी समानता बनेगी। उसके ऊपर से बच्चों ये दोनों फाइंड कर लो। अगर इस तरह की आकृति आपको किसी में देखने को इतना मिल रही है, तो अंदर देख सकते हो आप बच्चों कि इसमें क्या दे रखा है, कंप्लीट करने के लिए सर्कल को 3 इसमें आपको देखने को मिल रखा है। और इसमें 3 आप फाइंड कर लो। जब इतना फाइंड करोगे तो उसके बाद जो इसमें मैच करेगा वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लो आप इसको यहाँ पे देखने को मिल रखी है इस आकृति में। उसके बाद ऐसी आकृति भी देखने को मिल रखी है और यहाँ पे एज इट इज देखने को मिल रखी है। तो कह सकते हैं बच्चों ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं बच्चों अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्या पूछ रखा है? इसमें भी बच्चों आकृति से रिलेटेड प्रश्न है। इसमें दिया गया है कि उत्तर आकृति में आपको उस उत्तर आकृति का चयन करना है जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। कहने का अर्थ है बच्चों जिसमें प्रश्न आकृति आपकी सम्मिलित है। ठीक, तो इसको कैसे करेंगे सॉल्व बच्चों? देखो आपको क्या दिख रखा है प्रश्न आकृति में? प्रश्न आकृति में आपको लाइनें दिख रही हैं ना बच्चों, 2 लाइन, एक लाइन ये दिख रही है, एक आपको ये दिख रही है, आपके पास ये एक आपके पास टेढ़ी लाइन है। ठीक है, आपके पास ये लाइन है देखो, और डबल बड़ी लाइन है, और आपके पास ये लाइन है। बच्चों ऐसी आकृति आपको किस में देखने को मिल रखी है? ऐसी आकृति आपको किस में देखने को मिल रखी है? क्या ऑप्शन ए में देखने को मिल रखी है, बी में देखने को मिल रखी है, सी में देखने को मिल रखी है, या फिर डी में देखने को मिल रखी है? देखो बच्चों एक्स्ट्रा लाइन से सबसे पहले आप फाइंड करो। एक्स्ट्रा लाइन इसमें केवल एक है, इसमें देख लो आप 2 है ना, इसमें आप 2 है, लेकिन इसमें देखोगे एक है, मतलब एक है। जबकि इसमें देखोगे आप पास एक को नहीं है, एक भी नहीं है, आप इसके पास भी आपका पोस्ट टाइप एक भी नहीं है। दैट मीन कह सकते हो टेल आपकी इसमें से नहीं निकली है। जबकि आपका ऑप्शन नंबर बी में देखोगे बच्चों ए आपकी निकली है। और सीधी लाइनें हैं, तो सीधी लाइनों से आप ट्रायंगल बना सकते हो। दैट मीन सीधी लाइनों से ट्रायंगल बना सकते हो। तो कहने का अर्थ क्या है बच्चों? इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर बी आप करेक्ट कर दोगे। आते हैं बच्चों अगला प्रश्न अपना डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है? ये पूछ रखा है यदि किसी कागज को नीचे प्रश्न आकृतियों में दिखाए अनुसार मोड़कर काटा जाए। क्या बच्चों कह रखा है कि जिस आकृति में प्रश्न दिखा रहा है कटता हुआ, उसी आकृति में मोड़ कर काटा जाए। आप बच्चों मोड़ कर काटोगे तो उसके खोलने के बाद उस पर किस उत्तर आकृति जैसी दिखाई देगी? देखो काटने के बाद बच्चों क्या है, आप ऐसे करके किसी को काट रहे हो, पहले ऐसे कर रहे हो, फोल्ड कर रहे हो, आधे पे फोल्ड हो गया, फिर उसके बाद इसको काट करके फिर आधे फोल्ड किए, फिर उसके बच्चे 2 होल किए ना, उसमें क्या किए? 2 होल किए। अब जो 2 होल किए तो उसको जब खोलोगे बच्चों, तो खोलोगे पहले बार ऐसे खुलेगा, मतलब पहली बार यहाँ खुलेगा तो यहाँ भी हो जाएगा बच्चों, सॉरी पहली बार यहाँ खोलोगे तो यही एज इट इज मतलब नीचे भी हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? फिर जब बच्चों इस साइड खोलोगे, इधर खोलोगे तो ये आकृति यहाँ हो जाएगी, एक आकृति यहाँ, एक आकृति यहाँ। फिर बच्चों जब और खोल दोगे तो यहाँ पे इसी का डबल हो जाएगा, एक आकृति यहाँ, एक आकृति यहाँ, एक आकृति यहाँ, एक आकृति यहाँ, एज इट इज यहाँ भी एक आकृति, यहाँ भी एक आकृति, यहाँ भी एक आकृति, यहाँ भी आकृति। अब इस तरह की आकृति आपको किस ऑप्शन में देखने को मिल रखी है? इस तरह की आकृति आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रखी है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ बच्चों ये प्रश्न भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या पूछ रखा है? ये पूछ रखा है निम्नलिखित प्रश्न में 1 या 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें आपको बच्चों निष्कर्ष और मान्यताएं दी गई हैं।
आपको इसमें कथन के अनुसार बताना है, वक्तव्य के अनुसार बताना है निष्कर्ष क्या सही है बच्चों या फिर क्या गलत है। तो ठीक है, अपना वक्तव्य देखते हैं। पहला वक्तव्य क्या है, ये पूछ रखा है सभी फल पत्तियां हैं और कुछ फल अंगूर हैं। क्या कह रखा है कि सभी फल जो है बच्चों वो पत्तियां हैं। अगर हम फल को बताएं तो फल में क्या कह रखा है कि सभी फल जो है वो पत्तियां हैं, सभी फल आपकी पत्तियां हैं। तो पत्तियां बड़ा वाला हो गया और छोटा वाला आपके पास फल हो गया। और कह रखा है कुछ फल अंगूर है, तो नीचे वाला फल है ना बच्चों, तो कुछ फल अंगूर है। अब इसी तरह की आपके पास आकृति है कि सभी फल जो है वो पत्तियां हैं, तो पत्ती का बड़ा बना लिए, कुछ फल अंगूर है, तो इन दोनों में इंटरसेक्ट कर दिए। ठीक, अब उसके बाद निष्कर्ष कह रहा है कुछ पत्तियां अंगूर हैं। क्या कह रखा है बच्चों, कुछ पत्तियां आपकी अंगूर हैं। और दूसरा क्या है, सभी अंगूर फल हैं। क्या कह रखा है दूसरा बच्चों, सभी अंगूर फल हैं। तो बच्चों कुछ पत्तियां अंगूर हैं, कुछ पत्तियां अंगूर हैं। तो क्या बच्चों देखो इसमें कह रखा है सभी फल जो है वो अंगूर है, तो एक प्रकार का फल भी आपका पत्ती, दैट मीन हो गया बच्चों अंगूर भी आपका एक प्रकार का फल है। तो इनमें से कुछ फल पत्ती हो सकते हैं, कुछ फल जो है, कुछ पत्तियां जो है बच्चों वो अंगूर हो सकती हैं कि नहीं हो सकती हैं। आपके पास यही फाइंड करना है, जो कुछ पत्तियां हैं क्या वो अंगूर हो सकती हैं या फिर सभी अंगूर फल हो सकते हैं। बच्चों आप सभी को पता होगा, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखोगी तो अगर फल के अंतर्गत अंगूर आता तो पहले दूसरा निष्कर्ष तो सही होता, लेकिन नहीं आ रहा, दूसरा निष्कर्ष जो है आपका गलत है। लेकिन कुछ पत्तियां जो है बच्चों वो अंगूर हैं, कुछ पत्तियां अंगूर हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका केवल निष्कर्ष ए पहला सही हो जाएगा। इसका बच्चों आपका केवल ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। एज इट इज आते हैं बच्चों अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रखा है बच्चों, ये पूछ रखा है आपसे कि निम्नलिखित में से एक या दो वक्तव्य एज इट इज जो आपसे पूछा गया था वही पूछ रखे हैं। इसमें दो वक्तव्य दे रखे हैं, कुछ थैले जेब हैं, कुछ थैले क्या है बच्चों, जेब है, और कोई भी जेब थैली नहीं है। पहला क्या कह रखा है, कुछ थैले जेब हैं, और दूसरा क्या कह रखा है, कोई भी जेब थैली नहीं है। कोई भी जेब बच्चों क्या है, थैली नहीं है। तो उसी अर्थ का मतलब उसी के अनुसार आप निष्कर्ष देखो, निष्कर्ष क्या रखा है, कुछ थैले थैलियां नहीं है और कुछ जेब थैले नहीं है। तो देखो बच्चों कोई भी जेब थैली नहीं है, कोई भी जेब थैली नहीं है। जब कोई जेब थैली नहीं है तो कुछ जेब कैसे थैले हो सकते हैं, कुछ जेब कैसे थैले हो सकते हैं। थैले तो जेबें हैं लेकिन थैले बच्चों जेब नहीं हो सकते हैं। निष्कर्ष दूसरा गलत है, साफ दिख रहा है आपको, मतलब दूसरा निष्कर्ष गलत है। एज इट इज बच्चों हम लोग पहला चेक करते हैं, कुछ थैले थैलियां नहीं है, कुछ थैले जो हैं थैलियां नहीं है। तो बच्चों जो कुछ थैले जेबें हैं तो कुछ थैले जो है वो थैलियां नहीं भी हो सकती हैं ना। कोई भी जेब थैली नहीं है, कह रखा है इसमें कोई भी जेब जो है वो थैली नहीं है। और जबकि पहले में क्या कह रखा है कि थैले बच्चों थैलियां हैं, तो ऐसा निष्कर्ष इसका भी नहीं दे रखा है। तो कह सकते हैं आपका निष्कर्ष नंबर 2 आपका भी ये भी बच्चों गलत हो जाएगा। तो ना एक सही है ना दो सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या बच्चों सही है, इसमें से ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका डी एकदम सही आंसर हो जाएगा। एज इट इज आते हैं अपना अगला प्रश्न चेक करते हैं बच्चों। अगला प्रश्न आपका क्या है, अगला प्रश्न पूछ रखा है एक दर्जी को कपड़े के लिए 10 कमीज के बराबर के टुकड़ों को काटना है। क्या पूछ रखा है बच्चों, एक दर्जी है जिसको एक कपड़े का रोल दिया जाता है जिसमें उसको 10 कमीज के बराबर टुकड़े काटने पड़ते हैं, 10 कमीज के बराबर टुकड़े काटने पड़ते हैं। उसको 1 मिनट में कुल कितने 45 कमीज के टुकड़े काट सकता है। 1 मिनट में कुल कितना बच्चों, 1 मिनट में वो कुल कितना टुकड़ा काट सकता है, 45 कमीज के टुकड़े काट सकता है। ठीक, तो वो बच्चे 24 मिनट में कुल कपड़े मतलब कुल कितने कपड़े के रोल काट सकता है। सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, इसमें प्रश्न के अनुसार बच्चों ये आपसे पूछ रखा है दर्जी को कपड़े के रोल के लिए 10 कमीज के बराबर टुकड़े काटने हैं, 10 कमीज के बराबर टुकड़े काटने हैं। वो 1 मिनट में 45 कमीज के टुकड़े काट सकता है, 45 कमीज के टुकड़े काट सकता है। तो 24 मिनट में वो कुल कितना काटेगा बच्चों, यही आपका करेक्ट मतलब यही आपका जो है क्या कहते हैं बच्चों, यही आपका इसका प्रश्न है। तो आप इसमें सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो इसका जो सोल्यूशन होगा वो बच्चों क्या होगा देखते हैं। देखो 24 मिनट में वो जितना काट सकता है वो कितना होगा, ये निकाल सकते हैं बच्चों। 24 मिनट में कुल कितने वो काटेगा कमीज के टुकड़े, इसको आप निकाल सकते हो। 24 मिनट में काटे गए कमीज के टुकड़े बच्चों, कमीज के टुकड़े कितना होगा आप इसको निकाल सकते हो। 24 मिनट में कितना काट सकता है, 24 × 45 करोगे, क्योंकि कह रखा है 1 मिनट में 45, तो 24 × 45 आप करो। तो 24 × 45 करोगे तो 1080 आ जाएगा बच्चों ना। अगर इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास कितना आ गया, 1080 आ गया। अब रोलों की संख्या कुल कितनी है बच्चों, रोलों की संख्या कुल कितनी है, रोलों की संख्या ये कुल कितनी है, तो आप सीधा सीधा बच्चों जितना टोटल निकला है कुल कितना निकला है मतलब 1080 निकला है, उसमें से आप किससे भाग दे दोगे बच्चों,
आप इसमें से कुल टुकड़े कितने हैं, 10 हैं, मतलब 10 कमीज के टुकड़े के बराबर काटना है उसको, तो 10 से भाग दे दोगे, निकाल लोगे तो कितना काट सकता है बच्चों वो, 108 काट सकता है। कुल रोलों की संख्या वो कितना काट सकता है 24 मिनट में, कुल कितने कपड़े के रोल काट सकता है आपका बच्चों, 24, 108 काट सकता है। तो 108 आपका क्या किसी ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा।